तो मैं कहा एक शतक तो जो वर्ल्ड कप में लग रहा है, एक जो शतक आप लोगों ने भी जो है वो रैंक में लगाया है। तो सर आपका रिजल्ट इन्होंने आपको बताया, तो खुद का बताया, उस पर भी विश्वास हो गया था। अच्छा है सर, आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया। बहुत सारे बच्चों को आपसे सीखने से मिलता है। मेरी और अलका की रैंक भी ऐसा ही है 129,291। मेरा जो पर्सनल व्यू है कि एक प्लान बी भी रखना चाहिए। सर मेरे को अपना जो आरपीएससी का पहला पेपर है उसी में ये सीख मिल गई। 18 और 21 में मेरी तैयारी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो ये शॉर्ट नोट्स ये था ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपका मूल्यांकन भी होगा कि कहाँ आपकी वीकनेस आ रही है, पेपर में कहाँ आप गलती कर रहे हो। मुझसे छोटे वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उस समय आपको लगता था कि ऐसे भी कोई बूस्टर स्टार्ट होगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने, अपने कैलिबर को पहचानने, किस लेवल पे जा सकते हैं, फैमिली सपोर्ट है। अभी के प्रीलिम्स में भी मैंने आपकी वो करंट की वीडियोस देखी। अगर 5 बच्चे भी अगर आपसे मोटिवेट होके बने तो आपकी सफलता का जो है ना मजा और दुगुना हो जाएगा। छोटी मोटी जॉब भी करेंगे ना तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आप प्रशासन से जुड़ेंगे। इस बार जो मेरा इंटरव्यू भी है वो भी हॉबीज पे ही चला 5-7 मिनट। तो अगर हॉबीज पे चीजें चलती हैं तो आपको बेनिफिट होता है। बच्चों में भी वो एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि अगर हम भी ये कर लेंगे तो हम भी ऐसे सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आपका प्लान ए इतना मजबूत होना चाहिए कि बी से लेकर जेड तक सारी आपकी रेंज में होने चाहिए। और कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, वो एक सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। विराट कोहली जैसे वो आरएस का एग्जाम देते तो हाँ, उससे भी विराट से भी मुश्किल काम था, बिहेवियर तो बहुत दोनों काम हो। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सब लोगों का बूस्टर अकेडमी पे। तो नए साल पे मोटिवेशन भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगले साल तक आप जो है वो बढ़िया मोटिवेट हो गए तैयारी करें। तो अपने साथ जो है वो आज है जगविंदर पाल सिंह जी, जिनकी रैंक है 51। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। और नवनीत कौर मैम, जिनकी रैंक है 49। ठीक है मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं वर्ल्ड कप के टाइम, उस समय आपका रिजल्ट आया था, तो वर्ल्ड कप चल ही रहा था। तो मैं कहा एक शतक तो जो वर्ल्ड कप में लग रहा है, एक जो शतक आप लोगों ने भी जो है वो रैंक में लगाया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारा ये जो इंटरव्यू होगा वो जनरली क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो आदमी गलतियाँ नहीं करें और जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट करें, उन चीज़ों पे होगा। हम आपसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले तो बस एक बेसिक पर्सन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपका रिजल्ट आपने देखा था या अलग अलग रिजल्ट देखा गया था? जी, रिजल्ट मेरे भाई ने देखा था। हाँ, हम दोनों का रिजल्ट, पर हम थे उस टाइम अलग अलग जगह, अलग अलग थे। तो सर और मैम जो है वो इनकी जो है वो शादी भी हो गई है। और लास्ट बैच में आप जेसीटीओ साथ ही थे या अलग अलग बैच था? सर मेरा RS 13 वाला बैच था और मैम का 18 वाला बैच था। तो चलो, तो फिर आपको कैसा फील हुआ मतलब रिजल्ट के बाद में? सबसे पहले आपने किसको बताया? फैमिली साथ में ही थी। उसके बाद सर को ही बताया सबसे पहले। तो सर आपका रिजल्ट इन्होंने आपको बताया, तो खुद का बताया, उस पर भी विश्वास हो गया था? नहीं, इन पे तो विश्वास था ही खुद, लेकिन मेरे वाले को मैंने दोबारा क्रॉस किया। तो फिर आपको मैम पे भी विश्वास रखना चाहिए था, गलत थोड़ी बताएंगे। नहीं सर, आपको ये था कि 49 इनके, ये मेरी 51, तो 41 आनी चाहिए मेरी। तो सर वो फिर शतक नहीं लगता, वो भी जरूरी है ना। बिल्कुल। जैसे मेरी और अलका की रैंक भी ऐसा ही है 129,291। ठीक है, तो 49-51 और बड़ी है। तो ये सर आपका जो है वो कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सर 4th अटेम्प्ट था और तीसरा इंटरव्यू था। तो इतने टाइम से। और मैम आपका जो है वो कौन सा अटेम्प्ट था? ये जी सर, मेरा 3rd अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था आपका। पहले सर की रैंक 304, 460 रही हुई है। एक बार मैम की रैंक 459 रही हुई है। आपकी बेसिकली अगर हम बात करें तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? सर मैंने PCM में BSc की हुई है, उसके बाद मास्टर्स की हुई है मैथमेटिक्स और अभी साइकोलॉजी में कंप्लीट किया। ओके, तो मतलब RS का गोल था पहले से या क्या, मतलब परिस्थितियों ने या गोल सेट था पहले से? नहीं सर, मेरा कोई प्री प्लान नहीं था RS के लिए। तो पहले मैं टीचर था 2012 में। ओके। और उसके बाद मैंने कॉलेज लेक्चरर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू की थी, इसलिए MSc की थी मैथमेटिक्स में। तो धीरे धीरे कहा आपको, मतलब वो क्या, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट था जब से आपने RS की तैयारी स्टार्ट की? धीरे धीरे सर, बाहर पोस्टिंग थी तो इंटरेक्शन बढ़ा लोगों से। तो इंटरेक्शन बढ़ा तो अलग अलग जो प्रोफेशन के है वो लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, आपके कैलिबर है इस लेवल का। तो उसमें ट्राई किया तो धीरे धीरे इस लाइन में आ गए सर। धीरे धीरे सर आपकी जर्नी तो जो रही है उस हिसाब से मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि सेल्फ स्टडी की बराबरी हो सकती है? नहीं सर, कोई बराबरी नहीं है। सेल्फ स्टडी ही सबसे जो बेस्ट रास्ता है इस लाइन का, वो सबसे अल्टीमेट है। तो आप तो जो है वो पहले से 2013 बेस से थे। तो जब आई थिंक आप लोगों की सगाई पहले ही हो गई थी, रिजल्ट आने से पहले तो शादी हो गई थी? जी, रिजल्ट आने से पहले शादी हो गई थी हमारी। वैसे एंगेजमेंट है वो 2 दिसंबर 2021
21 की हो गई, तो उस समय तो एग्जाम में जो है वो हो रहा था, मेंस वाला हो रहा था, प्रीलिम्स हो चुका था। तो प्रीलिम्स हो चुका था, मेंस हो रहा। हमारी भी 27 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी, तो मेरे को याद आ रहा है उस समय। तो अब जो है वो उस समय जब आपकी जो है वो सगाई हो चुकी थी, तो आप सर से गाइडेंस लेते रहते थे, सीनियर मतलब वैसे तो थे ही, 2013 में से एक कैडर होता अलग बात है, लेकिन तो जो वो सर क्या बातें बताते थे ऐसे कि इस बार आपका जो है कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके? क्या सर का कितना रोल रहा है? सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। कई बार जब मैं बहुत लो फील करती थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तब भी सर बताते कि नहीं हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो भी कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है, जिंदगी में और बहुत सारे रास्ते हैं। तो उस तरीके से भी बाकी नोट्स शेयरिंग करना, मुझे साइंस, ये सर साइंस बैकग्राउंड से है, मैं आर्ट्स से हूँ, तो साइंस में मैं साइंस के नोट्स शेयर करना, साइंस के टॉपिक मेरे को समझाने, थोड़े चाहे फ़ोन पे ही हमने डिस्कशन किया, लेकिन हमेशा सर मुझे कोई ना गाइडेंस देते रहे। ओके, ये बढ़िया बात है। देखो सर, मतलब काम आई है सगाई, बिल्कुल बिल्कुल है ना, कितनी बढ़िया बात है। अगर आप जो है वो आप मेंस की बात करते तो मैम ये बात ही नहीं करते। ये बढ़िया बात है, दिसंबर में हो गया रोका, तब आपने जो है वो कितना बढ़िया मतलब काम है ये। तो ये बात, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने जो पढ़ाई से संबंधित ही बातें जो होती रही, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैम के ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट था कि मतलब मेरे से अच्छी रैंक लाएंगे? मैं मैम को मैं 13 का अटेम्प्ट कर रहा था, मैम उस टाइम थोड़ा तैयारी कर रहे थे, मैं तब से जानता हूँ। तो 16 वाला भी हमने लगभग टच में ही थे हम उस टाइम, तैयारी, मेरी पोस्टिंग वही थी जहाँ मैडम का रेजिडेंस है, तो हम फैमिली रिलेशन है हमारे पहले से ही। तो मैम पे ट्रस्ट था कि ये 18 में भी अच्छा रैंक आएगा इनका, और इस बार तो श्योर था। तो मैम के रिजल्ट को लेकर मेरे मन में कोई डाउट नहीं था। चलो सही बात है, अब तो होना भी नहीं चाहिए। देखो अब आपके सारे डाउट दूर हो जाने चाहिए। तो ये तो बात ही है। अब हम जो है वो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर हम लोग थोड़ी बात करते हैं, एक एक जो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आज जो है वो आप आए हो तो इन सबको जो है इसका लाभ मिलना चाहिए कि भाई आज आपकी वीडियो को देख के अगर कोई 5 बच्चे भी मोटिवेट हो गए, मैं हमेशा ना परसेंट में 0.1 ही लेके चलता हूँ, है ना, मतलब आप टारगेट चाहे 50,000 लोग देखें, जितने भी लोग देखें, लेकिन 0.1 पे लेके चले हम। अगर 5 बच्चे भी अगर आपसे मोटिवेट होके बने तो आपकी सफलता का जो है ना मजा और दुगुना हो जाएगा। क्योंकि अब हाँ, हम उसको फील करते हैं, अगर हमारे से थोड़ा बहुत भी अगर कोई गाइड और वो सफल हो जाए ना, तो उसका भी बहुत अच्छा। आपको कोई फोन करके बोले मैम आपका वो वीडियो देखा था मैंने, या आप जहाँ पे भी पोस्टेड हो गए वहां बच्चे आपसे मिलते रहेंगे। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि आप लोगों ने जो है वो इतने एग्जाम दिए हैं, तो प्री जो अब धीरे धीरे चैलेंजिंग हो रहा है, जो ट्रिपल डिजिट में आजकल जो है वो जा रही है, और आप अगर हम लोग बात करें तो अपन जिस तरीके से प्री की तैयारी करते थे उस जमाने में 62, 68, 72, 78 यही जो है वो रैंक जाए, और प्री को अपन एकदम ऐसे सोचते थे 1 महीने में कर लेंगे यार, प्री का क्या है। लेकिन अब प्री चैलेंजिंग हो गया, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए बच्चों को? डेफिनेटली सर, अपने कट ऑफ देखें तो 62 रही, 78 रही, 88 रही, 68 रही थी एक बार, और अब 100 को टच कर गई। तो ये एक चैलेंज आ रहा है। इसका रीजन ये है कि कंटेंट है वो एक्सेस है लोगों का उस तक, इसलिए आपको लगता है यूट्यूब का डिजिटल एजुकेशन में फर्क पड़ा है? बिल्कुल। और लॉकडाउन के बाद सर जैसे ये कोर्सेज है ऑनलाइन अवेलेबल हुए हैं बच्चों को, इसके अलावा जैसे और सारी भर्तियां पैरेलल चलती हैं, तो MCQ टाइप 1 डे एग्जाम आते हैं, तो वो उसमें पैटर्न लगभग आ रहे हैं प्रीलिम्स और इनका सेम रहता है। इस कारण लोगों का जो प्री है उसमें जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा बढ़ गए, उनका जो रीच ज़्यादा बढ़ गई, इस कारण कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो असली चैलेंज है वो उसके बाद शुरू होता है जब अपने मेंस में आते हैं। हाँ। तो मेंस में लगभग छोटे मोटे मिलाकर 22 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। और उसमें आप प्रीलिम्स में अगर आपका गैस पावर अच्छी है तो हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन अनुमान लगने में हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और अनुमान लगाना भी अपने आप में एक आर्ट रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आप तभी लगा पाओगे जब आप पढ़ा हुआ हो। बिल्कुल जरूरी है। हाँ जी। तो मैम आप हमें ये बताओ, ये प्रीलिम्स में कोई बच्चा अगर आज से तैयारी करे, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लाएंगे ना ये बहुत सारे तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी अच्छा ही होना चाहिए, आदमी RS का ही ले फिर। हाँ और मैं जब तैयारी के दरमियान देखता हूँ तो आज के टाइम में प्री की जो है वो तो बढ़ती जा रही है, आपकी जो है वो कट ऑफ, और मेंस की कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका कारण सर ने बहुत अच्छा बताया कि लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर हम लोग बात करें चाहे रीट की हो, CT की बात करें, चाहे EORO एग्जाम हो, लोग जो जुड़े रहते हैं उनका जो है वो
फैक्चुअल पोर्शन अच्छा हो जाता है और वो प्री में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, फिर वो मेंस में अच्छा स्कोर जो है वो हो या नहीं हो उसकी वजह से थोड़ा कम रहता है। लेकिन जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहा है और उसका फिर प्री नहीं होता है तो वो उसके लिए बहुत गलत है जी। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बताएं आप। मेरा मानना है सर, जो भी सीरियस स्टूडेंट है सबसे पहले तो उनको प्रीलिम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं कर पाओगे तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको बहुत अच्छा सीरियस तैयारी करनी है। जितना मेंस इंपॉर्टेंट है, जितना इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपका प्रीलिम्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का भी आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कवर कीजिए, क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं बहुत तैयारी कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि दूसरे एग्जाम के बच्चे हैं वो भी अटेम्प्ट करते हैं, प्री में बैठते हैं, तो आपके लिए डबल डिफिकल्ट है कि कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आपको प्रीलिम्स की बहुत सीरियस तैयारी करनी चाहिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए। कोशिश करें कि आप सिलेबस अपने पास रखें, टॉपिक उस पर हाईलाइट करते जाएं जैसे आप कवर कर रहे हैं। इससे आप अपना ट्रैक कर लेंगे कि कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितना पेंडिंग है, और उस तरीके से आप एक बार पूरे सिलेबस को अपनी नज़रों से निकालें। कोई बार आपको कोई टॉपिक टफ लगता है तो एक बार आप प्रयास जरूर करके देखें, उसको स्किप नहीं कर दें कि ये तो होगा ही नहीं मुझसे, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग वही हो, स्किप पूरा नहीं करें, एक बार कोशिश करें, ताकि अगर इजी क्वेश्चन आए वो आपसे गलत नहीं हो, टफ होगा तो वो पूरे राजस्थान के लिए टफ वो होगा। तो सबके लिए होगा। इससे एक प्रश्न और बनता है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आज के ज़माने में हम जो है वो एक सब्जेक्ट को दाव पे लगा के दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर नहीं खींच सकते। हिस्ट्री का जितना रोल है उतना पॉलिटी का भी है, और जितना पॉलिटी का उतना मैथ रीजनिंग का भी है। तो हम ये नहीं कर सकते कि इन तिलों में से तो तेल ज़्यादा निकाल लें और इन तिलों को छोड़ दें। ये जो अप्रोच है जिसके अंदर बच्चे ये सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग जो है वो मेंस में है नहीं, और ये सबसे बड़ा क्राइसिस रहता है। और क्योंकि अब जो बच्चा प्री की तैयारी कर रहा है उसके लिए चैलेंजिंग, उसके लिए दो कंपटीशन है। एक उसका आरएस के सीनियर जिनको प्री की आदत पड़ चुकी है, वो हर बार, जैसे आप लोग हो जिनको हर बार तरीका आता चुका है कि प्री कैसे होना है, ठीक है। एक उसके साथ वाले लोग, वो उसके कंपटीशन में। एक जो बच्चे आरएस के है नहीं, वो भी उनके लिए डिफिकल्टी है, वो भी उनके लिए कंपटीशन है। क्योंकि पहले के जमाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था करंट अफेयर, इको सर्वे, वो हमने सरल कर दिया। तो हर आदमी आरएस जो एकदम इजीली कि हाँ भाई आरएस तो दे लेंगे, इको सर्वे करंट और पढ़ लेते हैं। तो अब इन बच्चों को जो है वो किस तरीके से जो है वो मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। साइंस बहुत लोग स्किप करते हैं, आर्ट वालों के लिए जो सबसे बड़ा इशू यही है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ाई है, 10th तो पास करके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सर मेरे को अपना जो आरपीएससी का पहला पेपर है उसी में ये सीख मिल गई थी। मैं खुद एमएससी से, और मुझे बड़ा अपना मैथ जो स्किल है उस पर बड़ा ट्रस्ट था कि मेरा मैथ अच्छा है। तो पहला जो पेपर था आरपीएससी में, उसमें मेरे जो 4 क्वेश्चन गलत हुए थे वो मैथ के हुए थे। तो ये मेरी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सलाह है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपका जो सब्जेक्ट है उस पे आपको मरवाता ही है, हमेशा वो नुकसान पहुंचाता है आपको, उसको हमेशा थोड़ा थोड़ा उसको देखते रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जाना। और एक जो आपका जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, जैसे सर ने कहा कि आर्ट्स का बच्चा है वो साइंस को छोड़ देता है, मैथमेटिक्स रीजनिंग को छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं करना। जितना हो सकता है 90% 95% तक सिलेबस अपने जरूर कवर करना है। और मैथ रीजनिंग साइंस ये 40-42 क्वेश्चन इनमें से मिलते हैं आपको, तो ये वो इसमें आप डीप नहीं जा सकते, तो बेसिक्स है वो जरूर करके जाएं, स्किप नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो टफ आ जाए, तो आपको बैकअप प्लान भी होना चाहिए। पॉलिटी कई बार ऐसा आता है बिल्कुल। अगर 2018 वाला याद करें, प्रीलिम्स का पेपर है, तो उसके अंदर जो पॉलिटी, अगर किसी के स्टार्टिंग में अगर पॉलिटी आ गई थी, स्ट्रेट पॉलिटी आई थी, उस समय बहुत खतरनाक है। तो मैंने मतलब एग्जाम हॉल में देखा था, बहुत सारे लोगों ने माथा पकड़ लिया, कहीं रोने लग गए थे वहां पे। तो सर मैं पॉलिटी में जेआरएफ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी लगा कि ये कहाँ से कैसी लैंग्वेज है ये। मैं जो वो पेपर दे के जब निकला तो जो है वो मेरा बीकानेर सेंटर था, तो मैं वापस आके सिस्टर वाले सेंटर तक आया, तो मैंने उससे पूछा तेरा कैसा हुआ पेपर को, पहले तू बता तेरा कैसा हुआ। मेरे को ये डर था कि भाई का नहीं रह जाए, मतलब इतना खतरनाक था। और पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा तुरम का भी समझ लेते हैं कि भाई हमारे तो बहुत अच्छी कमांड है, कई बार हो जाता है ऐसा हिस्ट्री से। जैसे मेंस के अंदर आप देखो 2018 वाला जो हिस्ट्री था, 2021 वाला भी हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री कितना चैलेंजिंग पोर्शन था, और फर्स्ट पेपर में सबसे कम नंबर आए लोगों के। हाँ जी, तो अगर अनसर्टेनिटी काफी है कि जरूरी नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा इजी आए या बहुत टफ आ सकता है, तो सही बात है सर की
हर सब्जेक्ट को जो है वो उतनी जो है वो वेटेज दें और जो है वो अच्छे से पढ़ें। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और इस पूरी दरमियान एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको तैयारी में 5-6 साल मान लेते हैं, 4 अटेम्प्ट, तो 4 अटेम्प्ट यहाँ पे जो है वो हो ही जाते हैं 8 साल के, तो ठीक है 8-9 साल आपको तैयारी में हो गए, आपको भी जो है वो तैयारी के अंदर 8-9 साल हो गए कोई। तो इसके अंदर जो सबसे चैलेंजिंग रहता है, घर वाले कभी नहीं कहते, पढ़ने से कोई मना नहीं करता, किसी भी परिवार का बच्चा हो भले, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन बच्चे खुद बिना मतलब का डिप्रेशन में जाते हैं, बिना मतलब का खुद स्ट्रेस लेते हैं कि मेरे को टाइम लग गया, टाइम लग गया, टाइम लग गया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बहुत जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे वाले टाइम में इतना नहीं था, अपने वाले टाइम में एकदम ग्रेजुएशन हो गई, आदमी एकदम फ्री होना है बात में। अब बच्चा तैयारी कर रहा है 12वीं से, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला, हाथों हाथ ही दे लिया 21 के अंदर ही। अब वो आदमी जो है वो, अब इस बार जो समस्या आ रही है, मैं 2 वैकेंसी से देख रहा हूँ 18 और 21 की वजह से, बहुत सारे लोग 23-24 की उम्र में 2-2 अटेम्प्ट दे लिए उन्होंने और 2 बार फेल हो गए। उनको लग रहा है कि मेरा तो जो है सब कुछ ही खराब हो गया। ये बहुत बड़ा मतलब एक मेंटल चैलेंज है। इसके बारे में इनको बताओ कि भाई तुम्हारी उम्र में तो हमने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की थी, तुम लोग जो बिना मतलब डिप्रेशन में जा रहे हो, ये बताओ आप इनको। मैं इनको बताते रहता हूँ बार बार, लेकिन मेरी सुनते नहीं है, मेरे लिए, मैं तो इनके लिए वो रेगुलर हो गया ना। तो आप बताएं सर इनको। ये सर ने एक अच्छा टॉपिक है आज का, अगर अपने यूथ देखें, स्टूडेंट जो क्लास है, उनकी एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो डिप्रेशन की है। तो मैं मनोविज्ञान में मास्टर्स की हुई है, तो इन चीजों को आपसे ही पूछना था ये प्रश्न में। बिल्कुल सर, तो इसमें काफी चीजें पढ़ी हैं हमने, बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए हैं। तो इसमें क्योंकि अपने उस टाइम जो टीन एज है उसको जस्ट क्रॉस किया होता है, जब अपने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करके और अपने इस लाइन में आते हैं, तो उस समय जो आदमी के इमोशंस है, संवेग है, वो मतलब अनस्टेबल होते हैं, वो बड़ी जल्दी बदलते हैं। वो एक कोई यूट्यूब की रील्स देखकर तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं और एक दिन की असफलता उनको बिल्कुल डिमोटिवेट कर देती है। तो ऐसी चीजें इस उम्र में होना एक स्वाभाविक चीजें हैं। लेकिन जब आप सोचते हो कि आपने आरएस की लाइन में आगे आपको आरएस बनना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक लंबी जर्नी है वो भी स्टार्ट की है। इसमें आपको बहुत बार सफलता मिलेगी, बहुत बार आंशिक सफलता मिलेगी। हो सकता है आप स्टार्टिंग में ही असफल हो जाओ, पहले चरण में ही असफल हो जाओ, प्रीलिम से नहीं निकाल पाओ। हो सकता है आप सब कुछ बढ़िया करते जाओ, लास्ट में आपकी रैंक है वो पीछे आ गई, आपने सबको मतलब पास किया लेकिन लास्ट में आप पीछे रह गए। उस समय जो आपकी मेंटल जो तो सांप सीढ़ी वाला खेल है, बिल्कुल बिल्कुल आप पीछे आ जाओगे, 99 पर भी खा जाए, बिल्कुल। तो 99 से अपन सांप सीढ़ी खेलते थे, वापस स्टार्ट करो, वापस वही आ जाए। बिल्कुल अपने जो रैंक के थी 460, 534, उसमें ऐसे ही लगता था 97 पे खाया ये तो पहुंच गए। तो यहाँ जो बच्चे के सामने जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि भाई वो बिना मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने, अपने कैलिबर को पहचानने, किस लेवल पे जा सकते हैं, फैमिली सपोर्ट है वो जरूरी है। और उसके अलावा आप हमेशा, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि एक प्लान बी भी रखना चाहिए, ताकि आपको कभी लगे कि ठीक है ये मैंने ईमानदारी से प्रयास किया नहीं हो पाया, तो आप प्लान बी जरूर रखें। क्योंकि अपने जो मेरा ये मानना है कि इसमें जो नौकरी पेशा ज्यादातर मध्यम वर्ग, लो मिडिल क्लास, इसमें ही अपने परिवार से बच्चे आते हैं। तो प्लान बी हमेशा रखें, उससे आपको एक सपोर्ट मिलती रहेगी कि ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा। तो उससे आप एक मतलब बूस्ट, खुद को बूस्ट रखोगे अपनी एनर्जी को। ये देखो बूस्टर एकेडमी पे आके एकदम सही बात बताई सर ने, बूस्ट करने वाले तुम्हें। और ये एक बेसिक आपने सही चीज बताई। इसमें कई सारे लोग है ना ऐसे इसी चीज का ना अलग नेगेटिव ले जाते हैं कि हम ऐसा सोचे ही क्योंकि नहीं होगा तो क्यों, हमारा क्यों नहीं होगा। भाई आज के टाइम में 1000 वैकेंसी है, तैयारी कर रहे हैं, पुराने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, नए लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आपसे जो अच्छी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। ये एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। आप में कुछ कमियां रही हैं उसको सुधारो, आप अगली बार सबसे अच्छा करो, आपका भी होगा। ये चीज आपको पहचाननी पड़ेगी कि सफलता तो सबको जब मिलती है तो उसके बाद में तो कोई बात ही नहीं है। सफलता मिलने के बाद में आदमी को कोई कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन असफलता के बाद में बड़ी समस्या हो जाती है। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेंस देने से बाहर निकलते मेरे को पता लग गया था कुछ भी हो भले मजा नहीं आएगा, मतलब हो भी जाए, टंग भी जाएंगे तो पीछे से बस पकड़ेंगे ऐसे, कोई 500-400 रैंक वाली। तो अब हाथों हाथ में उस दिन खुद याद है, जैसे मेंस का पेपर दिया उसके बाद में रूम चेंज किया था हमने, और चेंज करके मैं 30 दिन वापस से ना मेंस के सब्जेक्ट में लग गया था कि अगली बार अच्छा करना जी, अगली बार अच्छा करना है। तो इसलिए जरूरी है कि आप छोटी मोटी जो है वो इन्हें एक साइकोलॉजी में आपके जो एक बेसिक चीज आती है परीक्षा दुश्चिंता,
है ना, आता है साइकोलॉजी में टर्म आती है परीक्षा दुश्चिंता, जिसे मूल्यांकन दबाव भी कहते हैं, है ना। तो परीक्षा दुश्चिंता से ये कैसे बचें? अभी जैसे बताया कि आप एक कोर्स है कि आप अगर 2 साल तैयारी करते हो तो आपको 2 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप 2 साल से तैयारी नहीं कर रहे तो आपको तो भी 2 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंबी जर्नी है, तो आपको इसमें लंबी यात्रा करनी है, लंबी तैयारी करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप फेल भी होते हो तो अपने आप पे भरोसा रखना है, हमेशा मोटिवेट रखना है खुद को। 1-2 हॉबीज है वो जरूर पालें। हॉबीज आपके व्यक्तित्व को डेवलप करने में काम करती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करती है। और आरएस में भी बात करें तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा हॉबीज के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत वही आती है। इस बार जो मेरा इंटरव्यू भी है वो भी हॉबीज पे ही चला 5-7 मिनट। तो अगर हॉबीज पे चीजें चलती हैं तो आपको बेनिफिट होता है, इंटरव्यू में भी होता है और आपकी पर्सनैलिटी को भी। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, फिर सर की हॉबी पे अपन बाद में आएंगे अगले पे, फिर बाद में अभी फिर बाद में बच्चे बोलेंगे सर जो है वो घर पे मैम को बोलने देते हैं या नहीं बोलने देते, फिर बातें चलेगी। तो मैं मैम से क्वेश्चन पूछता हूँ। सर ने कहा कि प्लान बी होना चाहिए, है ना, और मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि प्लान बी नहीं, आपका प्लान ए इतना मजबूत होना चाहिए कि बी से लेकर जेड तक सारी आपकी रेंज में होनी चाहिए। कि आपकी जो आरएस की तैयारी है ना वो एक ऐसी इंटीग्रेटेड तैयारी है कि आरपीएससी का नियर बाई कोई एग्जाम नहीं बचता जिसको आप जो टारगेट नहीं कर सकते। तो आप इनको प्लान बी के लिए बताएं कि भी आपको और सारे एग्जाम पे फोकस करना चाहिए और कंटिन्यूटी के लिए एग्जाम देने चाहिए। जी, सिलेबस लगभग सेम रहता है, चाहे आप पटवारी का पेपर दें, आरएस दें, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो आप बिल्कुल आप अपनी आरएस की तैयारी है उसको जारी रखें, लेकिन उसके साथ अगर कोई एग्जामिनेशन और भी आते हैं, कोई वैकेंसीज आती है, तो आप उसको उसमें फॉर्म जरूर फिल करें और उसको अटेम्प्ट करें। इससे एक तो होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप वो पेपर निकालते हैं तो आपको लगता है कि हाँ इतने में आ गया, अरे मैं 30,000 में आ गया तो अब तो ऊपर भी आ ही सकता हूँ, तो वो भी आपको लगता है। तो आप इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपका मूल्यांकन भी होगा कि कहाँ आपकी वीकनेस आ रही है, पेपर में कहाँ आप गलती कर रहे हो, ओएमआर भरते आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सही बात कही। हमारे टाइम पटवारी प्री मेंस हुए थे उस जमाने में, एक बार पटवारी, तो उस समय वो पहला फॉर्म हमने भरा था, तो पटवारी प्री में हमारा हुआ था। तब हमारे को पता चला कि 1 साल से मैं आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तो पटवारी में रह जाते अभी हजार की दौड़ में जोड़ रहे हैं, यहाँ 30,000 में होने से रह रहा है आदमी। तो उससे आदमी को पता चलता है। जैसे वीडियो में रहता तो वीडियो में मेरे को 5-6 हजार के पास रैंक थी, तो वीडियो में सिलेक्शन तो हो गया, पर मेरे को पता चल गया यार वहां तो 1000 ही वैकेंसी है, तेरी वीडियो में ही 5,000 के पास रैंक आ रही है, तो बहुत चैलेंजिंग आ गया। तो आदमी का अलर्ट हो जाता है, मूल्यांकन खुद का कर पाते हैं अपने कि कहाँ हमारी कमी चल रही है। और एक जब मतलब तैयारी किया करते थे अपन लोग, तो उस समय मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरता था कि मुझे लगता था कि आरएस में मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए, और आदमी जब तक यू स्ट्रेस नहीं होता ना तब तक तैयारी उसकी उतनी अच्छी होती नहीं, एग्जाम मोड में नहीं रहता। तो ये जो और सारे एग्जाम के अगर हम फॉर्म भरते हैं ना तो इससे मल्टीपल टाइम रिविजन हो जाता है सब्जेक्ट्स का। हाँ जी, और परीक्षा का पेपर जो पेपर हॉल में आप बैठे हुए आपको तनाव होता है, उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप यूज टू हो जाते हो। फिर आपको ऐसे नहीं लगता जो अगर सीधा ही कोई आरएएस का एग्जाम देने चला जाए और उसका फर्स्ट टाइम हो, वो ओएमआर भरने में ही गलती कर देगा, वो रोल नंबर लिखने में ही गलती कर देगा। हाँ ये बात भी सही है, वहाँ पे गोले भरने में गलती हो जाती है। हाँ जी, फिर आगे माथा पकड़ते हैं कि अरे यार मैंने तो ये गलत, बहुत बार ऐसे पढ़ने में गलती हो जाती है। इसमें अगले ने पूछा नहीं है, नहीं है, ये भी एक वो अवरोही क्रम, मैं तो उसमें कई बार प्रेशर कर आता था, अभी अंग्रेजी में पढ़ लो इसको, अवरोही क्रम है, आरोही क्रम में क्या चक्कर है ये, है ना, नहीं है। तो वैसे मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीजें हैं। तो ये तो हम सब ने बात कर ही ली, अब हम जो है वो मेंस पे चलते हैं। प्री की बातें हो गई, पर आप इनको एक बार जो मैम आप ही बता दो इनको एक चीज और कि आप सबको जो है वो सारी वैकेंसीज देनी चाहिए, सारे पेपर देने चाहिए। अब हम जो है वो इंटीग्रेटेड तैयारी मेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिक आप इनको बताओ क्योंकि मेरी बात मानते नहीं है बार बार। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैंने खुद ने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, पटवारी भी मैंने दिया, मैंने उससे पहले जैसे मैं जेसीटीओ से पहले आईसीडीएस में एज अ सुपरवाइजर कार्यरत थी। तो आप छोटी मोटी जॉब भी करेंगे ना तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आप प्रशासन से जुड़ेंगे, आपके पास जो फील्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है ना आप उसको सीखोगे, आप देखोगे कि फील्ड पे काम कैसे होता है, तब आप प्रशासन में जाओगे। तो मुझे लगता है कि आप और अच्छा कर पाओगे जब आपने बिल्कुल जो कहते हैं तृणमूल इकाई वहां से काम सीखा होगा। तो वहां से सीखा होगा। तो अब एक तो आपसे तो एक अच्छा प्रश्न और बनता है आप दोनों से, और वो प्रश्न ये बनता है, ये बहुत सारे लोग मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो एक ही चीज़ आती रहती है कि सर जॉब का सागर तैयारी क्या करा, टाइम ही कौन मिल रहा है, टाइम ही कौन मिल रहा है, टाइम ही कौन मिल रहा है। और मैं अगर फ्रेशर को देखूँ तो उसके पास टाइम खूब है, फिर भी वो पढ़ तो उतना ही रहा है 5-6 घंटे, जॉब वाले भी 5-6 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम टाइम में तो सब अनकाउंटेबल पढ़ते हैं।
उसका कोई टाइम ही नहीं है, एग्जाम टाइम में तो पढ़ते ही। तो जॉब वाले बच्चों की जो है वो क्या मतलब एक दिनचर्या होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए भी जो है एज ए वुमेन जो है वो आपके लिए भी चैलेंज रहते हैं, कार्यस्थल पे भी जो है वो चैलेंज रहते हैं, काम ठीक है, अप डाउन का टाइम भी अपने आप में एक मैटर करता है। तो किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए कि जॉब के साथ कोई आदमी जो है वो चाहे वीडियो से आरएस बन जाए, पटवारी से आरएस बन जाए, आपने जेसीटीओ से जो है वो सीधा आप एसडीएम बने, तो कैसे आदमी करे? इसमें सर एक तो मेरा मानना है कि कई बार हम सुनते हैं कि लोग 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखे उनको इनपडेट तो ऐसा नहीं है। आपका मतलब क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर करती है। 5-6 घंटे आप जॉब के साथ भी आराम से निकाल पाते हैं। आप जॉब को जॉब के टाइम में पूरा समय दें। आप अपने जॉब के काम को घर नहीं लेके आए। हाँ, मतलब वो काम वहां करके आओ और वो हेडेक छोड़ के आओ, वो वहीं पे छोड़ के आए। उसके बाद घर पे आपको सुबह का टाइम, शाम का टाइम आपका फ्री है, तब आप उसको पढ़ें और तैयारी कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर आपने सोच लिया, बड़ी समस्या है ना ये, जनता पढ़ती तब है जब वैकेंसी आती है। और मैं इनको बार बार एक चीज बड़ी, मतलब ये तो इंडस्ट्री की बात है, फिर भी मैं बड़ी मतलब सटीकता से कहता हूँ, कठोर बात भी है। अगर आप वैकेंसी आने के बाद पढ़ते हो तो आप जो संस्थान के लिए पढ़ सकते हो, आप मार्केट में पीजी वालों के लिए पढ़ सकते हो, टिफिन सेंटर वालों के लिए पढ़ सकते हो, अपने लिए नहीं पढ़ रहे। क्योंकि वो केवल और केवल जो है आप इस पूरे संसार में अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए पढ़ रहे हो। आप जो है देश के हितैषी हो, राज्य के हितैषी हो, लेकिन आप वैकेंसी के बाद 3 महीने में आप सब कुछ करना चाहते हो, तो ये गलती है। हाँ जी, ये जो है ट्रेंड, और ये ट्रेंड बिना मतलब का हमारे रूरल बैकग्राउंड में ये ट्रेंड बन चुका है। वैकेंसी है, जयपुर चला, सूरतगढ़ चला, बीकानेर चला, और वैकेंसी जैसे वो पेपर हो गया ना, बाद में ऐसे मतलब मैं गांव में देखता हूँ बड़े बड़े बैग पैक करके सीधी जनता आ रही है को आप पेपर हो गया छुट्टी आ रहे हैं जैसे। तो इसके बारे में भी आप बताओ इनको कि कंटिन्यूटी कैसे रखें। कंटिन्यूटी सर ने अभी जैसे बात की कि जॉब के साथ आपको कैसे ना कैसे मैनेज करना पड़ता है टाइम। सुबह जैसे हमारा जो ऑफिस का टाइम है 9 से 6 रहता था, और हमारे गंगानगर में हेड ऑफिस में ही पोस्टिंग है, तो वर्कलोड भी ज्यादा रहता है। तो उसके अलावा आपको मैनेज करने पड़ेंगे 4 घंटे, तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, कैसे भी करके मैनेज करते थे। कई बार रात को 10-11 बजे आते थे ऑफिस से, तो भी आके चाहे पढ़ने आधा पौना घंटा, तो वो पढ़ने, वो रूटीन बना हुआ था, चाहे वैकेंसी है चाहे नहीं है, वो तो डेली अपने उतना टाइम देना ही देना है। डेली न्यूज़पेपर सुबह उठ के 40-45 मिनट डिटेल में पढ़ना है, और हो सकता है तो 2 पढ़ने, एक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरी चीज ये कि जो आज का यूथ है वो फॉर्मेलिटीज बहुत सोचता है कि मेरा ये स्टडी टेबल हो, हाँ, ये रूम हो, ये टाइम टेबल हो, सामने ऐसे स्लिप लगी हो, उस पे ये लिखा हो, और एक मेरे पास लैपटॉप हो, और एक स्टडी टेबल हो, ये फिर मैं बैठूंगा फिर पढ़ूंगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल मेरे ख्याल मत चीजों में बांध, ऐसे तो आप बांध, ऐसी चीजें होगी नहीं तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, और कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। वो एक सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारा जो रहता था वो ऐसे रहता था, हम जैसे बैठे हैं, साथी बैठे हैं, तो ऐसे पूछते कि हड़ौती प्रदेश के 5 पॉइंट बता दो, ऐसे बैठे बैठे, तो 5 फैक्ट बताने अपने को, और चलते फिरते अपने बता देते, और जो कोई अपना एक्सपर्ट होता है उसका वो 1-2 पॉइंट और ऐड कर देता है। एज इट इज क्वेश्चन है वो 21 मेंस में आया हुआ है हड़ौती वाला। तो ऐसे हमारा तैयारी करने का ये नहीं रहता था कि हम बैठ के पेपर पेन लेके ये चीजें लिखें, हम डिस्कस करते थे। हमारे साथी है, उनको हम आरएस मेंस का इजमामुल हक बोलते हैं, उन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, रवि जी तैयारी कर रहे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके साथ काफी चर्चा करते थे ऐसे। तो यही है कि आपको जैसे जिस माहौल में जो अवसर मिले उसको वैसे ही ग्रैब कर लेना चाहिए, वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बनाओ, जब टाइम मिले तब पढ़ो, जब भी आपको टाइम मिले उसको यूटिलाइज कर लो, और जिस परिस्थितियों में जो मिले, और अगर आपको आपके आसपास जैसे कोई व्यक्ति मिलता है वो किसी लाइन से जुड़ा हुआ है, आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है, वो जरूर सीखें। ये जरूर बताया, ग्रुप अच्छा होना चाहिए, 2-3 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, जरूरी भी है। हमने भी हमारी तैयारी के टाइम ये देखा है। अब हम जो है वो मेंस के ऊपर आएंगे, और मेंस के बारे में मैम से आपसे पूछेंगे। तो पहले तो मैम आप जो है वो मैम का जब रिजल्ट आया तब मेरे को आपके छोटे भाई ने ही बताया, ऑनलाइन में ये पता नहीं चलता। सर जो है वो कम्प्लीटली पहले से ही पढ़े हुए थे, सर को मैं नहीं जानता था, मैम को जो है वो आपके छोटे भाई ने ही बताया, तब मैंने आपको कॉल किया था। मैम ने मेरे को बताया कि भी छोटे वाले सब्जेक्ट मैंने जो है वो आपसे पढ़े थे। तो पहले बात तो आप ये बताओ कि जो जिस टाइम आपने मुझसे छोटे वाले सब्जेक्ट पढ़े थे उस समय आपको लगता था कि ऐसे भी कोई बूस्टर स्टार्ट होगा?
नहीं, तब आप अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे, तब ये तो नहीं था। लेकिन अच्छा है सर, आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया। बहुत सारे बच्चों को आपसे सीखने से मिलता है। जैसे अब यूट्यूब पे भी आपने फ्री क्लासेस बहुत सारी करवाई हैं। वो काफी टाइम से चलती तो अभी के प्रीलिम्स में भी मैंने आपकी वो करंट की वीडियोस देखी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है इससे। जैसे कहीं आप आपकी वीडियोस का ये भी है ना कि आप कहीं भी आते जाते भी, रास्ते में भी आप ईयरफोन लगाए हैं और आप सुन रहे हो और रिवीजन हो जाएगा। आप 3 बार उस चीज को रिवाइज करवाते हो, तो अच्छा रहता है। बस बोलते हैं मेरे को कई बार जो है ना लोग इस चीज का ओढ़ देते हैं विराट का, कि आप है ना स्पून फीडिंग कराते हो, आप रूट लर्निंग करवाते हो, आप रटवाते हो। अब यार इको सर्वे में क्या करवाया आदमी? बिल्कुल सर, अपने टाइम कितना डिफिकल्ट हुआ करता था इको सर्वे। आरएस उस समय इसलिए चैलेंजिंग था कि इको सर्वे में पूरा माथा खुद को ही मारना पड़ता था कि फैक्ट कौन सा काम का है कौन सा नहीं है। और उस इको सर्वे में अपन लोगों का उस समय 3-3 महीने इको सर्वे में लगता था। आता था ये अपने फरवरी मार्च में अपन पढ़ते रहते थे, एक चैप्टर में 5-5 दिन हमने लगाए हुए। आजकल केवल एक मैराथन लगती है 3 घंटे की, पढ़ लो, फ्री हो, फिर नोट्स मिल ही गए। शॉर्ट नोट्स आप खुद के भी सुन के वीडियो बना सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्प। और आदत डालनी चाहिए आपको शॉर्ट नोट्स के लिए जो ये सारी चीजें। तो इन छोटे वाले सब्जेक्ट के बारे में इनको अपन अब मेंस के ऊपर फोकस करते हैं। मेंस के बारे में इनको थोड़ा बताओ कि कैसे क्या कवर करना चाहिए। सर ये छोटे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत। ये कब आपको रियलाइज हुआ, पहली टाइम या सेकंड अटेम्प्ट में या इस अटेम्प्ट में? 18 वाले में मैंने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन 18 वाले के बाद मैंने जब आके थोड़ा एनालिसिस किया, जैसे जो साइकोलॉजी है उसमें जैसे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं, जनरल एडेप्शन सिंड्रोम आया। जी जी जी। और इस तरीके जो छोटे सब्जेक्ट है मैंने आके उनको मतलब देखा कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं एग्जामिनर, वो भी जरूरी था। 18 में सबसे ज्यादा पता चला था। उसका कारण क्या था? 18 में एक तो योगा में तो वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आया, उसकी वजह से वो सारे नोट्स साइड में धरे रहे सारे। एक वो जनरल एडेप्शन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन आया था 2 नंबर, 5 नंबर में बिहेवियर में, ठीक है। इसी तरीके से ऑडिट में 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक हिस्ट्री में आया था अर्जुन की तपस्या, वो भी बुक से। उससे उनको मतलब ये पता चल गया कि मतलब कंटेंट जो है वो रिच होना चाहिए। उससे पहले हमें कंटेंट के प्रति इतना रुझान नहीं था, जो है वो पढ़ लो बस दे के आना है। हाँ जी, कंटेंट ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को कि बहुत सारी बुक्स लेके बैठे हैं, बहुत सारे नोट्स लेके बैठे हैं। ऑथेंटिक चीजें रखें, कम रखें, ताकि रिवीजन ज्यादा हो सके। बिल्कुल वो जरूरी है, क्योंकि आप मेंस लिखेंगे तो आपके पास वहां पे पेपर कंप्लीट करना भी एक लंबा टास्क है, बहुत टफ टास्क है कि आप पेपर सोचने का समय नहीं रहता वहां। तो अगर चीज आपको अच्छे से मेमोराइज है तो आपको लिखना है उसको। ऐसे नहीं कि आप सोच के और बना के लिख पाएंगे। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे कि आप फ्लो चार्ट फ्लो में तो बन सकता है, लेकिन की बात होती है वहां जाके तो आदमी 7 मिनट से अगर ज्यादा बड़े प्रश्न को दे दे तो वो चैलेंजिंग है। 7 भी नहीं देते थे अपन, 6, 6.5 में। मैं जनरली ट्राई करता था, मैं हर बड़े वाले क्वेश्चन में स्पीड चाहिए होती थी। बहुत बार हम जब पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तो मैं कई लोगों को देखता था छोटे वाले प्रश्न में से बैठे जमा के लिख रहे हैं, ये है ना, वो 2 नंबर का प्रश्न 4 फैक्ट लिखने उसके अंदर, अगला देगा 1.5 दे देगा, 2 दे देगा, 10 तो देगा नहीं उसके अंदर। लेकिन 2 नंबर वाले प्रश्न कर रहे हैं ना, उसको मतलब और बढ़िया कर दूं, और बढ़िया कर दूं। और दुनिया के अंदर मैंने आज भी मैं कॉपियां चेक करता हूं तो देखता हूं बड़े वाले प्रश्न में जहां सबसे ज्यादा स्कोप 8 नंबर तक आप जा सकते हो, बहुत अच्छा लिखे, वहां पे लोग सबसे घटिया राइटिंग में लिखते हैं, सबसे घटिया फॉर्मेटिंग में लिखते हैं। पूरे कॉपी में सबसे घटिया राइटिंग मिलेगी तो बड़े वाले प्रश्न ये तभी होता है सर जब अपने एक तो मेमोराइज अच्छे से नहीं और सोच के हमें लिखना पड़ रहा है, और एक वही की शुरुआत में हम जमाने लग गए तो तब गड़बड़ हो खराब हो जाता है। मतलब पेपर को एक पूरा बैलेंस तरीके से, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आपको लिखने चाहिए मेंस में अगर अच्छा स्कोर करना है तो। ये आपने एकदम सही बात बताई। टेस्ट से मेरे को बात याद है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है 4th पेपर, वो तो बहुत चैलेंजिंग होता है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हिंदी मीडियम वाले पहले संधि वंदी में बड़ा मजा लेते हैं, धीरे एकदम एग्जैक्ट संधि करनी इनकी, ठीक है, वो करके अपना जो अपने को वो निबंध आ गया या प्रारूप आ गया सुंदर, ऐसे मतलब इतना शानदार पत्र लिखते हैं, अपनी ऑफिस का पत्र भी फेल उनके सामने। अब वो घंटे 2 लगा देते हैं हिंदी के अंदर, क्योंकि उनको लगता है 120 नंबर की है, अंग्रेजी 80 नंबर की है, तो एवरेज अगर अपन देवे यहाँ पे तो इन्हें 2 घंटे दे सकते हैं। अब अंग्रेजी का तो एक जो वो पैराग्राफ है वो 25 मिनट ले जाती है। बिल्कुल, ट्रांसलेशन 20 मिनट ले जाती है। और इस बार तो ट्रांसलेशन बहुत ही राज्य है इस बार जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी ना वो खुश थे, किसी को नहीं है। ये सही था। वो ट्रांसलेशन तो भाई साहब उस जमाने 18 वाले में सबसे हो रही थी, हमसे नहीं हुई, बस वहां थोड़ी सरल थी। तो इस 4th पेपर में कैसे अगला जो मैंने, बहुत लोग आते हैं 4th पेपर में, मैं भी आया हूँ, माता पकड़ गया यार छूट गया यार, तो उसमें क्या करे आदमी? 4th पेपर में सर मैं लकीली हमेशा से अच्छा 110 के आसपास मार्क्स रहे हैं, 3 में 18 वाले में कम आए थे, इस बार भी 108 के आसपास। हाँ जी। तो इसमें जो मेरी जो अप्रोच ये रहती है कि हिंदी
और इंग्लिश, इसको दवाई की तरह सुबह शाम लेनी ही लेनी है 2-2 घंटे। बहुत बढ़िया। और डोज है। हाँ, ये डोज है। एग्जाम के टाइम में 2-2 घंटे, वैसे आप आधा पौना घंटा रूटीन में रख सकते हैं। और उसके अलावा जैसे अभी ये सर बात कर रहे थे कि संधि में इतना टाइम, लेकिन ये जब एग्जामिनर एक कॉपी जांचता है तो ये एक मैं टिप्स भी शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कोई भी पेपर है आरएस मेंस का, जैसे उसके मान लीजिए अपने 4 पार्ट्स हैं, 4 अलग सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है। हिस्ट्री वाला पोर्शन हिस्ट्री वाला जांच करके इकोनॉमिक्स वाले को दे देगा, अब वो जांचेगा। लेकिन अपने क्या है कि जो हिस्ट्री है वो पूरा स्टार्टिंग में हिस्ट्री आ गई तो अपनी पूरा एनर्जी हिस्ट्री में लगा देंगे, और जब तक इकोनॉमिक्स आएगी तब तक अपना वो खत्म हो जाएगा, एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा, तो फिर अपने बीच में वैसे चल बिल्कुल वो हो जाता है। तो उसमें जब हिस्ट्री वाले के पास कॉपी जाएगी तो इकोनॉमिक्स वाले तो उस टाइम उसकी जो अप्रोच है आपको लेकर नेगेटिव हो जाएगी, ये डाउन चल रहा है। तो उसकी जो रील चढ़ेगी वो 5 की बजाय 2 नंबर वाली चढ़ जाएगी, वो चलेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप जो पेपर का स्टार्टिंग वाला लेवल है वो सभी पेपर का एक साथ शुरू करें, एक साथ छोटे क्वेश्चन है वो हिस्ट्री सबका स्टार्टिंग में एक आप प्रस्तावना रख दें सबकी, इसको आता है, अब उसके बाद दूसरा पोर्शन है वो अपने हिसाब से करते जाए। ऐसे मैं इनको कहता रहता हूँ, एक मैं इनको कहता हूँ कि भाई ये आप करो, या मैं जनरली इनको कहता हूँ कि आप सबसे पहले जाके बड़े वाले प्रश्न लगाओ सबके, उससे क्या फ्लो बहुत तगड़ा बन जाता है। क्या होता है कई बार आदमी, जैसे क्या होता है जैसे 27 को पेपर है, 27 जनवरी को, अब लोग क्या 20 जनवरी को तो लिखेंगे नहीं, 20 जनवरी वाला टेस्ट कोई नहीं देता, अपन को पता है लास्ट संडे वाला नहीं देते, तो 14 जनवरी को लास्ट टेस्ट दिया, तो अब आपने इतना रिवीजन कर लिया, आपको लग रहा आज तो सब रहा लेकिन लिखना भूल गया, 14 दिन का गैप आ गया ना, तो उसके चक्कर में जो फर्स्ट पेपर जब हम देने जाते हैं हिस्ट्री के छोटे वाले प्रश्न होते हैं, तो अब 2 नंबर आ रहा है पर वो सोचा यार इसको कैसे लिखूं, इसको और सही कैसे लिखूं, तो इससे अच्छा एक फ्लो अगर आपको बनाना है तो बड़े वाले, मैं क्या करता था एक बड़ा प्रश्न पहले लगा लिया, तो उससे क्या स्पीड आ गई, फ्लो बन गया, फॉर्मेटिंग वापस आ गई, फिर लग जाओ आप 2 नंबर वाले में लग जाओ। तो ये अप्रोच सबकी अलग अलग हो सकती है, आप अच्छे तरीके से कवर करें। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं इतने दिन बताता था इनको कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, आज बराड़ साहब ने बताया कॉपी मैनेजमेंट होनी चाहिए, है ना ये आपने बताया कि भाई आप है ना हर पोर्शन पे ध्यान दो उसको, ताकि जो है वो अच्छा रहे, ये आपने अच्छी चीज बताई। अब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जितने टेस्ट दोगे तभी स्पीड बढ़ेगी। आज हम मेंस की टेस्ट सीरीज में जाते हैं, एक ही बात सर जो है वो स्पीड नहीं बढ़ती है या पेपर छूट जाता है, तो ये आपने टेस्ट सीरीजें दी हुई हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप टेस्ट सीरीज देते थे तो उस समय आप, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज वाले टाइम फील करता है मैं पेपर दे रहा हूँ, अगर आपने ये फील करना स्टार्ट कर दिया ना कि मैं मेन पेपर दे रहा हूँ तो स्पीड बन जाएगी, सिंसियरिटी भी आ जाएगी। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज में तो इतनी लापरवाही से 12 बजे टेस्ट है, आएंगे 12:15, पहले जल्दी भागना होगा, पूरा लिखेंगे नहीं, फिर बाद में वहां वो मैनेजमेंट आता नहीं है क्योंकि आपकी ये गलतियां वहां पे भी आएगी, तो इसलिए इनको आप ये भी थोड़ा सा जो गाइड करो कि टेस्ट सीरीज में कितनी सिंसियरिटी रखनी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी तैयारी में ईमानदारी झलकती है कि आप किस तरीके से टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि टेस्ट अगर आप घर पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किए तो भी आप एक टाइमर लगाओ, या अपनी फैमिली में किसी भाई को या आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको बोल दीजिए कि इस टाइम मेरे से आगे मेरी वो शीट है वो ले लेना, ताकि मेरा टाइम है जो टाइम अप हो गया। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे हो तो लिख लिया, फिर थोड़ा पानी पी लिया, फिर थोड़ा टहल लिए, वो नहीं सही है, वो आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो अगर आप इस तरीके से टेस्ट सीरीज कर रहे हो। ये क्या मतलब टेस्ट सीरीज के टॉपर्स बाद में टॉप ही नहीं कर पाते, ये क्या मतलब पैटर्न चल रहा है आजकल? ये जब हम देख रहे हैं, अपने ज़माने में भी अपन देखा करते थे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के बहुत तगड़े टॉपर हुआ करते थे जो जाके मेन एग्जाम में जो है वो रह जाते थे। तो इसके बारे में मैंने एक बार पूछा, एक जो है वो सिलेक्टेड ही थे, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि 7 दिन किसी सब्जेक्ट को पढ़ेगी उसमें टॉप करना चैलेंजिंग नहीं है। जी। और ये जो ट्रेंड एजुकेशन का जो चल रहा है कि हिस्ट्री का पेपर है 7 दिन पढ़ना है, आप वहां लगा सकते हो 120 नंबर, ठीक है, लेकिन वहां आपको 7 दिन पूरा पढ़ के 2 दिन में डिलीवर करना है 22 सब्जेक्ट आपको। हाँ जी। तो ये जो टेस्ट सीरीज में टॉप करने की जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड की वजह से लोगों का मेन एग्जाम बिगड़ जाता है, तो ये भी आप इनको थोड़ा बताओ। इसका सर अभी मुझे भी रिसेंटली उत्तर मिला है। इसका उत्तर मुझे कैसे मिला, अभी कोई तैयारी शुरू की है किसने, अभी उसकी 22 साल एज है लड़के की, तो उसने पहला अटेम्प्ट भी था, तो वो है कि मेरा प्री तो ऐसे ही हो गया, मतलब तैयारी कर रहे थे पटवारी की और इनकी एसआई की, साथ में ये भी हो गया, अब मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं? तो एक कॉपी लिख के लाए साथ में कि ये सर मेरी कॉपी है, इनको आप देख लो थोड़ा। तो जब मैंने उनकी कॉपी देखी तो मैं हैरान रह गया, इतना अच्छा कंटेंट
मैंने कहा कि मैंने 4 मेंस लिख दिए और राजस्थान, वो बोले सर मेरा राजस्थान जीके 0 है, 2 महीने पढ़ा है मैंने सिर्फ। उसमें जो उसने फैक्ट्स डाल रखे, जो कंटेंट डाले वो बेमिसाल थे, और मैं हैरान रह गया कि मेरे को लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इन चीजों का, और इतना मैंने याद है, लेकिन मैं भी नहीं लिख पाऊंगा ऐसा। तो आपने कैसे लिख लिया, 2 महीने की आपकी तैयारी है सारी? बोला सर ये तो बहुत ईजी है। तो मैंने पूछा कैसे, कि ये फलाना इंस्टीट्यूट का है टेस्ट और उनका कंटेंट है मेरे पास। तो 7 दिन थे और 7 दिन में मैंने इसको रट लिया, 80-85 पेज थे सारे, और उसमें से ही ये क्वेश्चन है सारे, तो वो मैंने छाप दिए। तो फिर पता चला कि ये 7 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको लिख रहे हो टेस्ट सीरीज, तो उस दिन तो आपको लगेगा सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब 22 के 22 सब्जेक्ट एक साथ आपको 2 दिनों में 6 पेपर लिखने हैं, तो उस टाइम जो मेंटल आपकी क्या बोलेंगे उसको, मेंटल जो सिचुएशन है, उस टाइम आपकी टेस्ट होगी असली। तो उस टाइम में वो बच्चे हैं वो तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में जब आते हैं तो जैसे इंडिया वाले वर्ल्ड कप में आते हैं, बिल्कुल वही ये जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस में बदल जाता है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वही उनकी नाकामी। इस बार वाले मेंस वाले जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ऑफलाइन सेंटर में अपने, तो ऑफलाइन टेस्ट चलते हैं केवल, तो वहां पे भी जाते ही मैं जाते ही एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा, कि सर जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर है ना सिलेबस ही कवर नहीं होता, या टेस्ट सीरीज के अंदर 6 दिन तो पढ़ ले, लेकिन पूरा अब मैंने एक दिन में 2 टेस्ट ले रहा हूँ मेंस से, कि पहले उस तरीके से प्रिपेयर तो हो जैसे मेंस में देना है तुम्हें, एक दिन में 2 दो, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दो, तो अगर सर इससे पूरा ही नहीं होगा, तो ये आपने जो पुरानी आदत डाल रखी है कि राजस्थान हिस्ट्री का टेस्ट है 7 दिन राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, तो ये आप 25 नंबर के चक्कर में 800 नंबर बिगाड़ रहे हो अपना। टेस्ट सीरीज में मैं बार बार जाके कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज टॉप करने के लिए नहीं, कंटिन्यूटी के लिए होती है, कंटिन्यूटी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको टॉप करने की सोचनी है टेस्ट सीरीज में, तो लास्ट 4 टेस्ट में सोचो, लास्ट 4 टेस्ट में आप करो शानदार से। एक सब्जेक्ट से आप एनालिसिस नहीं कर सकते। फिर बाद में मैंने हमारे टाइम टेस्ट सीरीज में देखे तो कई लोगों के 152 नंबर हुआ करते, मैं यार 152 नंबर टेस्ट सीरीज में आने क्यों ज्योग्राफी के अंदर, और उनके बाद में फिर मेंस नहीं होते। तो ये एक इंटीग्रेटेड तैयारी जी सर। जब आपको लास्ट फाइनल एग्जाम में 2 दिन में 4 पेपर आपको करने हैं, आपका मतलब इतना स्ट्रांग वो रिवीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 7 दिन नहीं पढ़ पाओगे, आप एक सब्जेक्ट क्या एक पेपर भी 7 दिन नहीं कंटिन्यू उस टाइम पढ़ सकते। आप जब शुरू में आप 7-7 दिन अगर आप टेस्ट दे रहे हैं इस तरीके से, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि लास्ट टाइम जब आपके पास 2 घंटे भी हो ना एग्जाम के ब्रेक के बीच में, तब आप एक बार सिलेबस आंखों से निकाल सको। 18 और 21 में मेरी तैयारी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो ये शॉर्ट नोट्स ये था ना, शॉर्ट नोट्स। ये देख लो, मैं इनको कहता था, अब मेरे को जैसे ही मेंस हो ना प्री में, तो मेरे शॉर्ट नोट्स काफी मतलब जो है पॉपुलर थे इस बार। तो मेंस वाले टाइम मेरे को कई लोगों ने कहा कि सर अब क्या मेंस में शॉर्ट नोट्स बना चाहिए। मैं यार बनाना तो पड़े, शॉर्ट नोट्स मेंस में भी होना चाहिए, क्योंकि सर मेंस में कोई मतलब थोड़ी होता है शॉर्ट नोट्स का। तो मैंने एक जगह बिठाया, मगर तो एक पेज में ना ऐसे लिख बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि लिख के फिर बुद्धि के 4 तत्व लिख, फिर यहाँ लिख यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, और जो है इंटेलेक्ट स्ट्रक्चर मॉडल, हार्वर्ड गार्डनर मॉडल, उनके नाम लिख ले, 4 चीज लिख ली होगी, तेरी बुद्धि है पूरा काम। और ये तो ले जा, तो लास्ट में 3 मिनट दे जाना, तेरा कॉन्फिडेंस तगड़ा हो जी। आदमी जाके जब छोटे वाले सब्जेक्ट में, जैसे पर्सनैलिटी की बात होगी, वहां जाके सारे मैच हो जाने। अब अगर वहां केवल पर्सनैलिटी में आदमी व्यक्तित्व के अंदर ऐसे लिखा हुआ ना उसके पास है कि पर्सनैलिटी मूल्यांकन की ये प्रोजेक्शन थ्योरी है, ये आपकी आत्म प्रतिवेदन थ्योरी है, और ये व्यवहारात्मक थ्योरी है, और इसकी 4 टेक्निक है, और अंदर होता है जी बिल्कुल। तो शॉर्ट नोट्स काम आ सकते हैं। अब एक बात मानो, क्वेश्चन है राजनीतिक जननांकिकी। अब उसके अंदर अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है ही नहीं कि 16वीं विधानसभा में कितनी सीट थी, ज्यादा अंतर से कौन जीता, कम अंतर से कौन जीता, महिलाएं कितनी जीत के आई, ट्रांसजेंडर के वोटर्स कितने थे, मैक्सिमम वोटिंग कहाँ हुई, अपने क्वेश्चन आया था 18 में। और हर बार चुनाव के बाद आएगा क्वेश्चन ही राजनीतिक जननांकिकी, तभी पूछा जाता है जब लेटेस्ट चुनाव हुआ वो। तो मेंस में भी थोड़े सब्जेक्ट्स के जो है वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, टारगेटेड। अब एथिक्स में नहीं बना सकते, आप क्या बनाओगे, लेकिन पब्लिक एड में नवलोक प्रबंध एक पेज में आ सकता है बिल्कुल। और वो प्रशासन पे विधायी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण, तीनों एक पेज में आ सकते हैं। बनाए हुए होंगे, हाँ जी बिल्कुल, बनाते ही थे उस टाइम में, जरूरी था। तो ये जो छोटे सब्जेक्ट है इन पे ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स वाली चीजों पे होना चाहिए। आपने तो कम बनाए होंगे, या बनाते थे आप थोड़े बहुत? मैम तो बनाते थे, आप सहमत होना ही पड़ेगा। नहीं इसमें सर ऐसे में तो भी नहीं सकते, ये सर ने भी लिखा है, सारा सिलेबस खुद से लिखा हुआ है, सारा सिलेबस बिल्कुल, और शॉर्ट नोट्स वगैरह सर अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो जो 18 का अटेम्प्ट था वो मैंने ज्यादा मेहनत की थी, और ज्यादा उसमें स्ट्रेटजी भी मेरी बेटर थी इससे,
इस बार मैं फ्री फ्लो चला था कि जो चीज आ गई वो पढ़ ली, कोई फिक्स नहीं किया कि 3 दिन ये 2 दिन ये 18 में खत्म हो गया था। 18 में मतलब मैंने एक मतलब वेल प्लान्ड स्टडी की थी, टेस्ट सीरीज भी लिखी थे और सारे जो नोट्स है वो मैंने खुद अपने हाथ से लिखे थे और पेपर भी अच्छे हुए थे और मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं कभी फेल हूँ, क्योंकि 13 और 16 2 मेंस मैंने ऐसे ही दिए थे और हो गए थे बढ़िया और अच्छे। 13 वाले मेरे 400 मार्क्स थे रिटर्न में, अच्छे नंबर, तो अच्छे नंबर आए थे मेरे। 16 में भी अच्छे नंबर आए थे और इस बार भी मैं कॉन्फिडेंट था और मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू की थी। प्रीलिम से लेकर और मेंस और रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करने तक मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा मेंस नहीं होगा। बस वो तो उस दिन झटका लगा, एकदम से रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ मेरा। तो पता चला कि अभी जो कई बार अपने जिस चीज के लिए प्रयास करते हैं उस टाइम नहीं मिलती, थोड़ा टाइम का दुख होता है। अब 21 का हुआ, दोनों का साथ हुआ, तो ऐसा लगा कि वो इसी चीज के लिए ही हुआ था। सही बात है। कई बार अपने क्षणिक जो दुख होता है, कोई असफलता होती है, लेकिन उसके पीछे जो ऊपर वाला है, सृष्टि है, जो नेचर है, उसकी कोई बड़ी प्लानिंग होती है। असफलता से निराश नहीं होना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एकदम सही बात। देखो अब सही बात है ना। अब देखो एक सिंपल बात बताओ, थे दोनों 49 51 शतक लगा दिया, एक एसडीएम एक डिप्टी। अगर था को पहले हो जाता तो थे भी मैडम ने 20 आपको गाइड कौन कर पाता, है ना। ये भी एक बात होती है। मैं अगर मेरा ही एग्जाम्पल आपको दे दूँ, मैं उस समय 534 रैंक आई तो मैं इतना निराश हो। अब हर आदमी पूछे और आरएस क्या हाल चाल है, आरएस है ही नहीं, बेरोजगार बैठे हैं, ग्राम सेवक लग रहे हैं। अब लोग जो है वो मजे लेते थे, लेती है जनता। मैं गाँव मतलब जनरली मेरे को ऐसा लगता है यार गाँव में क्या ही जाए, थोड़ा है ना दूर ही रहते हैं, पढ़ते हैं। और मेरे को उस समय लिटरली ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे खराब किस्मत अपनी। खराब तो काहे की है भाई, घर वाले बढ़िया खाने के लिए रहने के लिए दे रहे हैं, स्पेस अपने पास बढ़िया मिल रहा है, बाइक दिला दी उन्होंने, फोन है, तो मतलब बेसिक चीजें मिल रही है, किस्मत खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपने से अच्छे मेहनत की वो निकल गया। अब एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूं बच्चों को। अगर उस समय 534 रैंक में मेरा हो जाता तो क्या होता, मतलब 434 आ जाती, 534 से ज्यादा तो कोऑपरेटिव मिलता मुझे, कुछ भी मतलब अलाइड सर्विस मेरे को मिल गया। मैं आते हो छठ मंगनी पट ब्याह आते हो तो ब्याह करता अपना, ठीक है, नौकरी करता बैठा रहता, दोबारा देते को नहीं आदमी होता ही। अगले से अगले टाइम में जाके 21 में पास एक टाइम तो खराब हो ही जाता ऑलमोस्ट, ठीक है। अब उसके बाद मेरा नहीं हुआ, मैं पाछो लग गया और मैं पढ़ाने लग गया, सब बढ़िया काम भी के बाद में जो है मेरो हो गया। मेरो यहाँ बाद में जो है वो भी ब्याह हो गया, मैडम को भी आरटीएस तो हो गया, डबल हो गया था, एक काम और ठीक हो गया। फिर बाद में क्या लिखा हुआ था किस्मत में, कुछ लिखा हुआ था, मैं पढ़ाने लगा बच्चों को, मेरा टोन सेट हो गया, वो मेरे से पढ़ना अच्छे लगने लग भाई, ठीक हो गया उनका। तो आज मेरे पास क्राउड हो गया, हाँ जी, आज मेरे पास क्राउड हो गया, आज मेरे से 2-4 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे लिए ये अचीवमेंट है। अब उस समय में लग रहा था मेरी किस्मत खराब है। अब मैं अगर मैं जाके बैग देखूं तो मुझे लगा मेरी किस्मत बहुत बढ़िया भाई साहब, बढ़िया रिपीटेम को नहीं हो। अगर हो जाता तो पक्का ही मैं कहीं लगे किसी खांचे में बैठा होता अब तक। तो ये अच्छा होता है, जो भी मतलब नियति ने हमारे लिए सोचा है वो अच्छा है, बस हमें अपनी मेहनत करनी है। हमारी सोच से भी बड़ा कई बार ईश्वर ने हमारे लिए प्लान कर रखा होता है। हमारे तीनों बैठे हैं अपने एग्जाम्पल है, ये देख लो भले। और ये कहीं ना कहीं इस चीज के लिए लिखा हुआ था आप लोगों को इस बार। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, अब आपका जो है वो मैम को एसडीएम मिल रहा है, आपको डिप्टी मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं है ना, इसके पीछे भी कोई रोल है। बिल्कुल आप है ना, ये कोई आदमी बहुत बार जो है वो बोलते हैं लोग। मेरे को जब आरटीएस अलॉट हुआ तो कई बोलते थे कि यार 7 नंबर और होता था एसडीएम बढ़ जाए तो 3 और होता डिप्टी हो जाए। वो कहता आरटीएस की कोई और उद्देश्य तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आरटीएस था तो मेरे को था साथ में टाइम मिला तो जो है वो बूस्टर तैयार हो गया। आज मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट जुड़े हुए। तो कुछ ना कुछ जो है वो आप मेहनत में कमी मत रखो और फिर वो निष्काम कर्म योग होना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। आज हम समय ज्यादा लेंगे मैम, क्योंकि उसका कारण क्या है, एक टॉपर से लेते हैं 45 मिनट, तो अब 2 टॉपर हमारे पास है तो 1 सवा घंटा तो लगना ही है। तो 5-4 चीजें में बाकी नए सिंगल स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, कई बार डबल खुशी होती है तो निराश नहीं हो। हाँ, तो निराश नहीं होना चाहिए। और अब उसके बाद में मैं 1-2 चीजें आपको और पूछता हूँ कि मैं ये इतना जो दौर होता है इसके अंदर कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, तो कभी कभी बीच में ऐसे इच्छा होती है कि गिव अप कर दें, यार क्या है ये, काय का है। बहुत सारे लोग कहते हैं अत्यार ने तो तू की और करतो तो 10 साल में केटा के कर दे, तो अभी हो जाए। लोग कह दे चलता कि तू आरएस में केटा के बन जाए तो 10 साल में। तो कई लोग कौन कहते कि भाई 10 साल तो किराया लगाओ नाम तो फ्लैट ले दो तो तेरे हो जाते हैं। अरे तो भाई बेटा किराया ही हो लेके लेता। अब ऐसी बातें कर रहे थे जनता, अपन सोचता हाँ यार बात तो बहुत सही कही है इसने। तो वो मतलब आदमी कंटिन्यूटी कैसे रखे उसके बारे में बताओ, क्योंकि हर 2-3 महीने से 1-2 पॉइंट ऐसे आते हैं और वो सिंपली अगर
अगर आदमी ज्यादा पढ़ रहा है तो भी 1 महीने से एक बार उसे ऐसा फील होता है यार क्या ये नहीं पढ़ रहा तो भी उसे फील होता ही है। तो उसके लिए आप बताओ कि कंटिन्यूटी कैसे रखे आदमी, ये फील होना भी गर्ल्स के लिए जरूरी है। हाँ जी फील होना भी जरूरी है, तभी आप नॉर्मल हो। अगर कुछ फील ही नहीं हो रहा आपको, कभी लो और ये सब चीजें नहीं फील हो रही, तो ये अब मानवीय गुण नहीं है, फिर तो होना चाहिए। हाँ जी हाँ, कभी ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा, कहाँ फंसे बैठे हैं, कहीं कर भी पाएंगे नहीं, या हमारे साथ के कुछ और कर रहे हैं वो कहीं उनका डिसीजन तो सही नहीं है। लेकिन ये है कि आपको उस दौर से निकलना पड़ता है। कैसे निकलेंगे? आप किसी आपके अच्छे मित्र से बात करें, आप अपने परिवार से बात करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारा वो माइंडसेट, अगर हम अकेले बैठ के ये किसी रूम में बैठे और ये सोच रहे हैं, तो गहरा उसमें जाते जाएंगे वो वही चीज आगे डिप्रेशन में बदल जाती है। तो जैसे मेरे पास तो सर भी साइकोलॉजिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं, तो बहुत बढ़िया था कि मतलब जब भी मैं थोड़ा बहुत पैनिक होती तो सर से बात की, और तो मुझे लगता था ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ, वो चीजें माइंडसेट बदल जाता है। आप एक अच्छा अपना एक सकारात्मक जो मित्रों का है ग्रुप बनाएं, उनसे बात करें, आप अपने परिवार से बात करें, छोटे भाई बहन से बात करें, दादाजी दादी जी से बात करें, किसी से भी बात करें जिससे आपको अच्छा लगता है। ताकि इसका एक आंसर मिलता है। साइकोलॉजी में एक टॉपिक था अपने तनाव प्रबंधन, बिल्कुल उसमें एक टॉपिक था सकारात्मक जीवन के कौशल, हाँ जी, लाइफ स्किल्स, उसमें एक पोर्शन था सामाजिक अवलंब, हाँ जी, सामाजिक सहारे। तो वहां पे अवलंब के अंदर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है कि एक तो आपके पास सूचनात्मक अवलंब होना चाहिए। हाँ, जिस आदमी ने आरएस प्री मेंस दिया हुआ उससे हाँ, पूछो आप कि भैया यार मेरे को ऐसी फीलिंग हो रही है, मैं क्या करूं? तो बोल यार हमारे टाइम पे होती थी तो पढ़ाई पे ध्यान थे। इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जो है वो सपोर्ट होता है ना, इन्फॉर्मेशन सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो वो चीजें भी जो काम करते हैं कि आप अपने सीनियर से भी जुड़े रहे, जो सिलेक्टेड है उनसे भी जुड़े, ये भी एक सही चीज है। और बाकी ये नहीं है कि आप इसी को ही दुनिया बना ले कि ये है तो जिंदगी है, ये नहीं है तो जिंदगी नहीं है। नहीं, जिंदगी तो है ही। हाँ बिल्कुल नहीं, कई बार स्टूडेंट इतना सीरियस ले जाते हैं कि यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। ऐसे वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो हम जैसे लोगों को देखते रहो, इसके बिना भी जिंदगी है, जिंदगी जी है, और ये नहीं होता तो भी जीते, नो डाउट जीते। बिल्कुल, ये पड़ाव है सर, एक पड़ाव है, ये चीज है। अब इसका मैं तो ये जो आपने इसका आंसर बताया ना कि भाई आदमी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गलत तो नहीं फंस गया, मैं आरएस की तैयारी इतने टाइम से कर रहा हूँ, तो इसमें से 80% लोगों का जवाब अपन एक शब्द में दे सकते हैं। 20% जिनके पास और ऑप्शंस थे वो कुछ कर सकते थे, उनके बहुत तगड़ा वो धंधा चल रहा हो भाई, ठीक है ना, बहुत तगड़ा वो जॉब छोड़ के आ गए हो, या मतलब IIT से पढ़ा वो आदमी रिग्रेट कर सकता है उसको उस टाइम। लेकिन 80% जो आवाम अपने जैसी है वो तो एक बार अपने कॉपी में लिख ले कि अगर ये नहीं था तो भी तू क्या करता, तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? फिर अपने पास खोने के लिए क्या था कि भाई अपन को बहुत बड़ी जॉब छोड़ के आए, बहुत बड़ा कोई प्रोफेशन छोड़ के आए, कोई धंधे को दांव पे लगा के आए, फिर हमारे पास स्टडी शिक्षा ही है ना। तो ये जब सब कुछ अपने पास एजुकेशन ही है तो बस कर ले थोड़ी मेहनत। किसान भी सर खेत में काम करता है, वैसे स्टूडेंट का धर्म है उसको पढ़ना है बस। और घर वाले उम्मीद करके आपको भेज रहे हैं और वो आपसे जो है इतना जल्दी आशा भी नहीं कर रहे, तुम अपनी मेहनत करो, तुम ईमानदार हो तो सब कुछ काम बढ़िया। बिल्कुल, एक ये चीज है। और अब एक मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि आपने स्टार्ट की थी 2012 वाले टाइम में आरएस की तैयारी, आपने भी तैयारी कब से 2000 है? मैंने 2016 में ग्रेजुएशन के साथ अटेम्प्ट दिया था, तब से। उस जमाने में लोग इतनी आरएस की तैयारी नहीं किया करते थे, जैसे ढूंढना पड़ता था ये उस गांव में वो आरएस की तैयारी कर रहा है, या मतलब आप बोलोगे कर्णपुर में ये आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आपका मैम कौन सा घड़साना है? घड़साना। तो आप मतलब उस समय घड़साना में भी 5 लोग आरएस की तैयारी कर रहे होंगे। आज घड़साना के एक मोहल्ले में भी 5 लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अब इसके पीछे जो एक माइंड सेट हो गया लोगों का, आरएस की तैयारी धरातल पे कम है और माहौल ज्यादा है। ये जो माहौल, बहुत लोगों ने आरएस की तैयारी करने को भी एक जो है ना वो तरीके, एक मतलब मान सम्मान बना लिया, और पेरेंट्स ने भी बच्चों को आरएस की तैयारी मतलब जो है ना उसको एक स्टैंडर्ड बना लिया। जैसे कोई टाइम इंजीनियरिंग नहीं हुआ करते थे, वैसे कर दिया आज के टाइम की मारो टाबर आरएस की तैयारी करे। मतलब एक घर का की भी जिम्मेदारी बनाए कि बेटा टाबर ने पूछा कि तू कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लियो, के करियो, के कौन करियो। और एक जो माहौल की ये दुनिया है, इससे बच्चा कैसे बाहर निकले? क्योंकि माहौल की दुनिया में जब तक उसके 4-5 साल चले जाते हैं वो केवल माहौल में रह जाता है। धरातल पे वो जो है वो केवल 4 ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ना ही आरएस की तैयारी नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आना ही आरएस की तैयारी नहीं है। ये एक बेसिक है, ये पढ़ना चाहिए था। पटवारी वाला भी पढ़ रहा है, ग्रेड फर्स्ट वाला भी पढ़ रहा है, रीट वाला भी पढ़ रहा है। आपकी तैयारी वास्तविकता में है क्या?
आप अपनी आत्मा से पूछेंगे आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी क्या, आप जो है वो प्री के लिए तैयार हैं क्या, आपका सिलेबस पूरा हो गया क्या, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं क्या, पब्लिक एड एथिक्स आपको पता है क्या, आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, माहौल कर रहे हैं क्या, उन चीजों के बारे में आप बताओ। मैं ये जब देखता हूँ आज का टाइम, 3 साल से एक डाबर बोला मैं तैयारी कर रहा हूँ, पब्लिक एड का ध्यान नहीं कर, तो ये जो माहौल जो है ना, इसके बारे में भी आप इनको एक सकारात्मक मैसेज दो कि केवल माहौल नहीं, वास्तविकता हम सिलेबस के अनुसार चल। इस बात से मैं सहमत हूँ सर कि मैंने 13 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो जैसे प्रीलिम उस टाइम मेरे पास मेंस का सिलेबस तक नहीं देखा था जब प्रीलिम्स का एग्जाम में बैठा था, तो जैसे रिजल्ट का वेट किया, पता नहीं होगा नहीं, उस आइडिया नहीं था कट ऑफ क्या जाएगी, नया पैटर्न था। तो 88 नंबर आए थे मेरे और कट ऑफ 62 थी उसमें। 62 गई थी। तो मैं गंगानगर में गया, मार्केट है वहाँ पे जो किताबों की, तो मैंने कहा कि मेंस की किताबें चाहिए प्रीलिम्स के बाद। तो वो बोले कि अपने तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उस टाइम लक्ष्य की बुक आती थी, ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। द्रोर थी, लक्ष्य थी, ये किताबें थी। तो स्पेशल बुक्स लेने के लिए मुझे जयपुर आना पड़ा, यहाँ से किताबें लेके गए थे। तो अब अगर आज के 3 या 4 आरएस की वैकेंसी होने के बाद अगर आप अपने आज गंगानगर में जाए तो आपको वहाँ पे कोचिंग भी मिल जाएगी, कोई किसी ना किसी गली मोहल्ले में चलती हुई आरएस की। और किताबें तो इतनी भरी पड़ी हैं, कंटेंट भरा पड़ा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेस तो हुआ है लोगों का, और इसका रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे जब कोई यूपीएससी पास करता है, कोई पीसीएस पास करता है, तो उसको एज ए सेलिब्रिटी दिखाया जाता है। तो उसकी रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह चलते हैं, तो वो बच्चों में भी वो एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि अगर हम भी ये कर लेंगे तो हम भी ऐसे सेलिब्रिटी बन जाएंगे। जबकि जो सिविल सेवा ये एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो पहले तो अपने सोशल इन्फ्लुएंस नहीं होना कि वो बना मैं भी वो बन जाऊं तो मेरे को भी वैसा मिलेगा। मतलब उसने वो मेहनत की, उसको फॉलो करो आप। बिल्कुल, उसके रिजल्ट को मत करो, उसकी प्रोसेस को फॉलो करो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं क्रिकेट तो नहीं खेलता लेकिन विराट कोहली को पसंद करता हूँ, उसके स्किल्स को पसंद करता हूँ, उसके जो गेम के प्रति पैशन है उसको पसंद करता हूँ। अगर मैं भी सोचूं कि मैं भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं, लेकिन मेरे में नहीं है वो, मतलब इंटरनल मोटिवेट नहीं हूं क्रिकेट खेलने के लिए, मैं सिर्फ इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि मैं विराट कोहली को पसंद करता हूं, तो मैं क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। आप उनसे स्किल सेट को कैसे डेवलप करना है, अपने पैशंस को कैसे फॉलो करना है, वो चीज सीख के आप अपने स्किल सेट को डेवलप करो जिसमें आप काम कर रहे हैं। ये बात एकदम सही बताई आपने। ये बात पेरेंट्स को भी ये नहीं है कि कोई एक बन गया तो आप बोलो कि आपको भी यही बनना है। हर बंदे का एक अलग टैलेंट होता है, हर अलग कैलिबर होता है, उसको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए जो वो कर सकता है। अब विराट कोहली जैसे वो आरएस का एग्जाम देते तो उससे भी विराट से भी मुश्किल है काम था, बिहेवियर तो बहुत दोनों काम हो। बिल्कुल है ना। विराट पता ही है, सबको पता है, हर आदमी का अपना एक जो है वो बिल्कुल विराट खुद का पैशन आप देखिए, उसको आप फॉलो करें, देखा देखी कोई भी लाइन नहीं। आरएस का एग्जाम तो बहुत चैलेंजिंग होता है विराट कोहली और फिर 3-4 साल लग जाते तो विराट कोहली तो फिर और टेंशन में। तो ये तो बात एकदम, कोई भी एग्जाम हो बोले, हर एजुकेशन अपना एक अलग है। आप विराट कोहली की मेहनत से सीखे। आज अब मैम ने, सर ने आपको बताया, बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होंगे, काली आरएस की तैयारी चालू कर दी, वो केवल आपके जो ना एक्सटर्नल जो चीजें ना उनसे मोटिवेट हो रहे हैं। ये सिलेक्शन हो गया, 49 रैंक है, अब ये एसडीएम बन जाएंगे, एसडीएम की गाड़ी होती है, बंगला होता है, ये पावर होती है, उससे मोटिवेट हो रहे हैं। ये इससे मोटिवेट नहीं हो रहे हैं कि मैम आरएस बने हैं, एसडीएम बने हैं, तो इन्होंने जो तैयारी की, उन्होंने कंटिन्यूटी क्या रखी, कितने साल लगाए इन्होंने कंटेंट पे कितना ध्यान दिया, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, इन्होंने कहा कि जब आप टेस्ट देते हो तब भी आप सिंसियर हो। ये चीज नहीं सीख रहे, इन चीजों को गौण रख रहे, इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल और केवल कि हाँ भाई इनके आ गई तो जो है वो, अब फिर बाद में वही लोग सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं। हाँ जी। मतलब हमने मेहनत उस लेवल की नहीं की और हमें सफलता उस लेवल की चाहिए, तो आदमी अपने सपनों को बहुत बड़ा कर लेता है। तो इसलिए सपने बड़े होने चाहिए, गोल शुड बी हाई, टारगेट आप रखें हमेशा, जो है वो आरएस आईएएस का टारगेट रखें, लेकिन मेहनत भी आरएस आईएएस वाली करें। जैसे हम हुए या कोई भी, आप किसी भी टॉपर को देखते हैं तो अब आप उनको एज अ कैमरे पे एज अ सेलिब्रिटी देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी भी जर्नी वही रही है कि एक कमरे में बैठे वो अपनी बुक्स के साथ और अकेले बैठे हैं,
कोई उनको आप वाली वो फोटो देखी थी मैंने, चारों तरफ किताबें ऐसे तो मेरे को भी है ना पढ़ाई वाला दिन याद आ गया कि यार ये काम तो वो जर्नी भी होती है। अगर आपको ये अचीव करना है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आपको एक समय होगा जिसमें आपको पूरे डेडिकेशन से आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी से। जब रिवीजन लगाया करते थे तो मेरा पैटर्न ये रहा करता था कि अब 7 दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन करना है, तो जितना भी मतलब है एक मैं बेड के पास में टेबल रखता था उस पर पूरी किताबें रख देता था। ठीक है, अब 7 दिन में अपने को सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने ही है, लास्ट टाइम में अपन ऐसे रिवीजन करते थे। तो ये हुआ करता था और बेड के नीचे दरी बिछा के मैं एकदम खाली स्पेस छोड़ देता था। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि टेबल होगी तभी पढ़ूंगा, ये वो टेबल चेयर जहां पे बैठना है पढ़ो, आप अपना मन लगना चाहिए। मैं रात को पढ़ा करता ज्यादा, तो एक कंटेंट हुआ पूरा नीचे, कंटेंट हुआ पूरा नीचे, जब तक वो टेबल खाली नहीं हो जाती थी ना तब तक जो है नहीं रुकते थे। 7 दिन में ये पूरा हो गया, फिर वापस उसको भर के ऊपर रखो, वापस से है ना फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर से कंटेंट जमाते थे, वापस से उनको जो है वो कंप्लीट करते थे, वापस लगे रहते थे। ये डेडिकेशन ही था। आज वो सारी चीजें चलो ठीक है, अब बच्चों को केवल और केवल सिलेक्शन दिखता है। वो चीज आप वाली मैंने फोटो देखी थी, भाई ने लगा रखी थी, किताबें जो है वो चारों तरफ जो है वो पड़ी थी। होता ही हर स्टूडेंट बेड पर किताबें ही होती थी हमेशा। जितने इंटरव्यू कॉल जितने भी स्टूडेंट्स को हुई है, मेरा मानना है कि सबकी तैयारी एक जैसी होती है, सब मेहनत करते हैं, तो सभी इस जर्नी से गुजरे होते हैं, सभी इस जर्नी से गुजरे होते हैं। तो ये जो है वो एकदम सही बात है। तो वैसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की, जिसके अंदर हम लोगों ने प्री में भी बात कर ली, मेंस की, मेंटल हेल्थ की भी बात कर ली, मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रांग रह सकती है। इस दरमियान एक हफ्ते होते गंगानगर हनुमानगढ़ हूँ, अब क्या था रिजल्ट भी गंगानगर का बहुत शानदार रही है। तो बेसिकली आप कर्णपुर से ये गढ़साना से आप लोगों ने घर पे ही ज़्यादा तैयारी की है। ठीक है, तो खाने का कितना रोल होता है पढ़ाई के टाइम? मतलब आदमी जयपुर रह रहा है, सूरतगढ़ रह रहा है, बीकानेर रह रहा है, तो मतलब कोई आदमी घर से बाहर रह रहा है तो न्यूट्रिशन जरूरी है ना। इतनी लंबी लड़ाई में अगर आपने बहुत तगड़ा पढ़ा, 20 दिन 10 दिन बीमार रह गए तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए भी बताओ, थोड़ा खाते पीती बात भी कर जाओ। बताओ, एक इंटीग्रेटेड इंटरव्यू हो रहा है तो उसके अंदर आप बताओ ये चीज भी कि भाई आपको जो है वो फूड पे कितना ध्यान देना है। ये जब आरएस की बात करते हैं तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, तो लंबी लड़ाई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पढ़ाई का ये चीजें नहीं है। तो डाइट के बारे में मैं शुरू से ही सहमत रहा हूँ। जैसे फास्ट फूड मैं अवॉइड करता हूँ, कभी नहीं खाता। ऐसे नहीं कभी आज सर आपने समोसा खिला दिया, मैं तो वो भी नहीं खाता। शुरू बचपन में बहुत शौक था, लेकिन पिछले 8-10 साल से मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह। लेकिन रोल डेफिनेटली जो फूड है उसका बहुत फिजिकल हेल्थ जरूरी है, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही है कि आप खुद खाना बनाएं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हैं वो रूम लेके रहते हैं या पीजी में रहते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो अपना खुद खाना बनाएं। इनको लगता है टाइम वेस्ट होता है इनका। नहीं, हमने पूरा जीवन खाना ही बनाया। मैं तो इंजीनियरिंग से बना रहा हूँ, 10 साल जुड़ा है और जो खाना बना, मैं सिस्टर के साथ रहता तो भी हम दोनों मिल बांट कर ही बनाते थे। नहीं, ग्रुप में बन जाता है, टाइम नहीं लगता है उतना टाइम तो टिफिन वाले के इंतजार में लग जाता है, और चीजों में लग जाता है, बाहर जाके खा के आते हैं उसमें भी लग जाता है, तो उससे क्या है कि एक तो खाना अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और आपने बहुत पूरा साल तैयारी की, पेपर में जाके बीमार हो गए तो आपकी वो तैयारी कोई काम नहीं आएगी। उसमें आपकी जो डाइट रही है पिछले साल 1.5 साल की वो काम आएगी। तो इस चीज का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो मतलब खाने की जरूरी है, ध्यान रखना। मैं तो जब जयपुर आया था तो पहले पीजी में रहते थे, फिर रूम लेके बीकानेर में तुम खाना ही बनाते थे। इंजीनियरिंग में क्या करे आदमी, हमारा सुबह टारगेट ही हो जाता, दिन में खाना बनाना है, फिर रेस्ट करना है, फिर शाम को खाना बनाना है, और काम 12-12 15-15 जने रहा करते थे, ऐसे ड्यूटी लगा करती थी। ये भाई ये जो मेरे रोटियां बेलने काम हुआ करता था, बड़ी स्पीड हुआ करती थी। ठीक है, अब जब यहाँ आए तब भी मैं जो है वो जयपुर में भी जब रहते थे तो खाना जो है वो जनरली मैं बनाता ही था। अब मैं फिर भी इनको छोटी बहुत चीज बताता हूँ, जैसे जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हो उससे डाइट मैनेजमेंट होता है। अब नॉर्मल चीजों, गांव मेरी आदत थी, मैं मूंग मोट लेके ही आता था, उनको आप बढ़िया भिगो, दूसरे दिन बढ़िया जो है वो खाओ उनको। ठीक है, दूध की मेरी ये आदत पड़ी हुई थी जब तक मैंने तैयारी की, तब तक मेरे को ये आदत है। टाइम खराब हो रहा है तो मैं सरस की डेयरी के ऊपर दूध जिस टाइम आता है सुबह ना, उस समय वो फ्रेश होता है, क्योंकि वहां से भी अब सरस का ही मिलेगा आपको। ठीक है, सरस या मूल का, तो वो जो है आपके आ रहा है तो उस टाइम 8-1 बजे सुबह सही रहता है जब वो बाहर लाके रखते हैं। मेरा ये आदत हुआ करती है, ली एक थैली बिन फाड़े बैठे पी गया,
ठीक है, कम से कम न्यूट्रिशन लेवल तो जो है ना वो रहना चाहिए। दिमाग को चलने के लिए जरूरी नहीं है बादाम ही बादाम हो, वो आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब कोई आदमी कह रहा है कि बहुत पैसे वाली आप डाइट कर रहे हो, मतलब बेसिक चीजों पे आप ध्यान रख के, दलिया हो चाहे खिचड़ी हो, इन चीजों पे ध्यान रखे, ये क्या आपके न्यूट्रिशन को अच्छा रखते हैं। थोड़ा बहुत घूम भी आना चाहिए आदमी को, सारे दिन में बावड़ा हो जाता है। नहीं बैठ के पढ़ सकते कि एक कमरे में बंद करके और अपने पढ़े जा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पर एक आज के टाइम में लास्ट में आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी जैसे हम सब लोग भी इस दौर से गुजर रहे हैं, 1-1.5 घंटा फोन चला के फिर माथा मारते हैं कि यार बहुत चला लिया यार, है ना। ये हर जगह है, जैसे मैं भी कर देता हूँ, है ना। हल्का भी कभी कहते हैं यार 1.5 घंटा चला लिया, माथा दुख लगा आज तो सुबह। ठीक है, आपके साथ भी हो रहा होगा। अभी अपना टाइम खराब नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग लग गए हैं, अभी आप लोग फ्री हो। लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, सोशल मीडिया से मैं ये नहीं कह रहा कि आप आउट ही हो जाएं, दूरी चले जाएं, लेकिन उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप लोगों से टच रहें, सारी चीजें रहें, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से कैसे करें ये बताओ आप इनको। 1-1.5 घंटे ये है ना इंस्टा पे लगाया जाता है, तो रील में लगाया जाता है। मैंने तो इंस्टाग्राम अकाउंट रिजल्ट के बाद बनाया है, फेसबुक पे मैं थी नहीं, व्हाट्सएप था और यूट्यूब पे मेरा वही था कि क्योंकि पढ़ने वाली चीज वो क्लासेस देखती रहती हूँ तो वो रिकमेंड भी क्लासेस ही करता है। हाँ, तो वो ये चीज सही है। यूट्यूब पे अगर आपने एक बार लगा ली ना तो वो एनी टाइम फिर बाद में वही क्लास दिखाएगी, नई क्लास कौन सी है, ये नई क्लास कौन सी है, ये तो काम ठीक है। ये सर बताएंगे अच्छा मैनेजमेंट, क्योंकि सर के अकाउंट्स थे। सर के अकाउंट थे, सर आप बताओ। आपको तो अभी रिसेंटली सर किसी ने, साथी आते रहते हैं सर, गंगानगर में रहते हैं हम, तो कंसल्ट करने आते रहते हैं बहुत सारी चीजें कि एक्सपीरियंस है सर। हम 2-3 साथी हैं, तो एक साथी थे, वो आए कि सर मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं आरएस के, 1 बार मेंस लिखा और 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं अब आगे कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं। तो इसका हम डिस्कशन हुआ, इसका यही जो कंक्लूजन निकला कि इसका उत्तर आप खुद ही बता सकते हो। ये सही बात है, इसका उत्तर आप खुद ही बता सकते हो। अगर आपने ये 4 अटेम्प्ट है वो अपने खुद के साथ ईमानदार रह के किए हैं और फिर भी नहीं हुआ, तो ये लाइन आपके लिए नहीं है। सही बात है, ठीक है। अगर आप ईमानदार रह के तैयारी नहीं कर रहे, फिर तो चाहे 10 दे लो। तो ईमानदार रहने का मतलब यही होता है कि आप एक तरफ पढ़ रहे हो और एक तरफ सोशल मीडिया देख रहे हो, चला रहे हो, तो इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रही है, फेसबुक चल रही है, ये चीजें चल रही है। तो तैयारी करनी है तो इसमें आपको ईमानदार होना पड़ेगा, खुद के साथ, तैयारी के साथ। ठीक है, ये चीजें भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल कटी जाओ, आधा पौना घंटा दिन में देख सकते हैं आप, देख सकते हो। टाइम लिमिट, स्क्रीन टाइम लिमिट फिक्स कर दो कि इसके बाद नहीं देखना। यूट्यूब जैसे शाम को घूमने जाते हैं तो यूट्यूब देखो आप कोई, और ऐसे नहीं कि आप पूरा 5-6 घंटे कोई मूवी देखने में चला दिया, ऐसा नहीं, वो भी चीजें जरूरी है। 15 दिन से आपने एक दिन आउटिंग करनी है, उसमें कोई समस्या नहीं हो सकता है ऐसा, तो इसको मैनेज किया जा सकता है, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है मेरे ख्याल में। पॉजिटिव में मैं जैसे मैं पढ़ा करता, मैं क्या 1-1.5 घंटे पढ़ लिया, फिर अम्मी फिर का गाना लगाता मैं रिकॉर्ड बोल दे, मैं 3 मिनट का सुन लिया फिर उसको छोड़ दिया। एक वो बुलंदिया वाला गाना आया था, है ना, तो वो बुलंदिया वाला गाना मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं मतलब आप पढ़ लिए फिर उसको बोले तो पॉजिटिव, वहां पे भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है ना, सारी नेगेटिव थोड़ी है। तो वहां से अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीज भी आप जो देखो, आपने भी 2 घंटे लगा दिए पढ़ाई में, फिर आप 5-7 मिनट जो है वो अपने खाने पे ध्यान दो, टहल लिए, कोई मोटिवेटिंग आपने गाना सुन लिया। मेरे को पंजाबी में कई मोटिवेटिंग गाने थे, है ना, हरियाणवी में मिल जाते हैं बहुत बढ़िया। मेरा तो टच ही उधर वाला था, तो मैं तो अम्मी विरक का सुन लिया, कभी कोई गिप्पी का गाना सुन लिया 1-2 ढंग का, ठीक है। तो उसके बाद में हो गई मोटिवेशन, फिर अपने वापस लग जाओ। ये सर इसमें ये है कि आप सब चीजें करते हुए भी तैयारी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है खुद के साथ ईमानदारी, है ना, सब जरूरी है। अब लास्ट में एक पर्सन और पूछ लेता हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना पढ़ाई जब करते रहते हैं तो कहते हैं बहुत दुख पाया पढ़ने में, बहुत दुख पाया। तो मन तो यहाँ लागे कौन क्या कोई बहुत दुख पाया, पढ़ता रहिए हो गयो, है ना। तो अब आप इनको भी एक चीज बताओ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आरएस बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए बहुत दुख पाना पड़ा है, बहुत दुख पाना पड़ा है। लेकिन आज अगर थे दोनों थारी पुराने जर्नी याद करो तो थारी यहाँ लगे कि थे बहुत दुख पाया? नहीं सर, अब तो वो ऐसा लगता है बहुत हसीन दिन, वो अच्छे दिन थे, वो दिन अच्छे थे। और बाकी ये भी एक माइंडसेट है, 18 के टाइम मेरा भी ऐसा ही कुछ माइंडसेट था कि कितना लंबा पढ़ना पड़ रहा है, कितना मतलब एक प्रीलिम्स के बाद मेंस, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरी कमी थी। 21 के टाइम मैंने पढ़ाई को एंजॉय किया,
किसके कि हर दिन मैं ये सोचती कि अरे मतलब कुछ नया सीख रही हूँ, ये चीज लेके, और फिर पढ़ने में मजा भी आने लगा। फिर मैं जब वो याद होने लग जाता है ना, हाँ, फिर वो टाइम देखना छोड़ दिया कि कितने घंटे कमांड हो जाती है ना कि मैं मतलब पूरी योगा सुना दूं 20 मिनट में, है ना, ये आ जाता है ना, एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है ना। उसके बाद में कि ये बता, टॉपिक बता, आप भी बता देते टॉपिक, मुख जुबानी वाला, फिर वो टारगेट भी होने लग जाता है ना, छोटे छोटे टारगेट मोटिवेट भी करते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जर्नी में बहुत ही मतलब ऐसे दुख पाए आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा सर। जो चीज उड़ती पतंग की तरह लिया जिंदगी को, जिधर गई उधर ही अपने साथ हो लिए। आरएस की तरफ गए तो अपने उस तरफ प्रयास किए, तो ठीक है। थोड़ी चैलेंज कह सकते हैं, दुख पाने वाली कोई बात नहीं है। चैलेंज आते हैं, आपको साथ साथ सर्विस करनी है, साथ साथ परिवार भी देखना है, साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है, तो ये चैलेंज है, ये दुख नहीं है। अपने इनको मैनेज करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, और सफलता अपने आप मिल जाएगी अगर आप ईमानदार हो तो। एंजॉय करिए, आप पढ़ाई को पढ़ते टाइम एंजॉय करिए, अरे दुख हो गया, मजा आएगा, फिर पढ़ने में भी मजा आएगा, रिजल्ट में भी मजा आएगा। तो आएगा ही, रिजल्ट में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, घर वाले भी राजी होंगे। बार बार मैं इनको कहता हूँ कि ब्याह में डीजे तो बजते ही हैं, तुम सिलेक्शन के बाद बजवाओ, है ना, उसका ज्यादा मजा होता है। वो तो ब्याह वाले डीजे तो सबकी बजते हैं, तुम तो सिलेक्शन बाद में, और बाद में उसका फील सबसे ज्यादा जो आता है ना, एक मध्यम परिवार में, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा मजा आता है माँ बाप को। बिल्कुल, सबसे मतलब उनका आपके ऊपर सब कुछ लगा हुआ है। अब आप आचार्य बने हो ना, तो उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनका जीवन व्यापन हो रहा है, वो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, उनको आपसे उनके बस ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरे बेटे बेटे ने जो नाम कर दिया, है ना। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि सिविल सर्विस एक ऐसी चीज है जो आदमी कभी भी वर्ग चेंज करने के लिए पीढ़ियां लग जाती हैं, है ना, कि बोलते ना फलानियों जो तो पिछड़ हो, यह बात है। लेकिन आपको अगर वर्ग चेंज करना है आपकी इसी पीढ़ी में, तो वो सिविल सर्विस है। पैसे से वर्ग चेंज नहीं होता। कोई आदमी कह देना आज बने पिसाड़ा, पहली तो कोनिया कह देना चलता ही, कोई बात हो तो कोई आदमी को बहुत पैसे हो जाए तो कह देना पहले तो नहीं थे इनके पास, लेकिन आप अधिकारी बन जाओ, आपकी क्लास चेंज है, पैसे से आपको फिर नहीं नापा जाएगा कि पैसा कितना है क्या है। और घर वालों के लिए कितनी खुशी है, माँ बाप के लिए तो सबसे बड़ा मतलब ये मान लो सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम तो सर जिन परिवारों से आते हैं इस लाइन में कोई है ही नहीं, कोई है ही शुरुआत की, वो एक शुरुआत मतलब कितना अच्छा लगता है। अब मतलब घर वालों के लिए ये अचीवमेंट होता है कि पहले एसडीएम से मिलना, मेरे को तो लगता है कि अपने माँ बाप मिले भी नहीं होंगे, है ना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और जब हम देखते हैं सोशल की डिप्टी से मिलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। गांव के आज भी 80% या 90% आवाम डिप्टी से मिली हुई भी नहीं है, एसडीएम से मिले। अभी तो बहुत इस जमाने में धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी सरल हो गया, उदार हो गया, लोग मिल पा रहे हैं। पहले के जमाने में तो बहुत हुआ करता था, तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारे नानो क्या करे भाई, फलाने का तहसीलदार आया करता ना गांव में, जो ना मैं जो ना पूरा गांव उड़ जाया करता। और वो भी किन के, मतलब वो सामने वाला परिवार है, उनके भी हरियाणा के कोई रिलेटिव थे, वो तहसीलदार थे और वो आते थे। तो नाना जी वो बात मेरे को अब बता रहे हैं, है ना, आनंद जी करे यार, अब मेरे को फील होता है कि आपने घर भी थे, 2 हो। तो ये एक मतलब उनको मुझसे क्या चाहिए भाई, ना उनको मेरी कोई तनख्वाह चाहिए, ना उनको मेरे से कोई जो है वो कोई और भाई, कोई आदमी 70 की उम्र में हो गए तो उनको मुझसे क्या चाहिए, उनका एक सेटिस्फेक्शन है ना। और आपने मेहनत की और घर वालों को ये मिल जाए तो बेस्ट। जी सर, ये सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। इस चीज के लिए करो, ये चीज अगर आप लोगों ने ये आदमी के दिमाग में क्लिक करता रहे तो वो हमेशा पढ़ता रहेगा। बिल्कुल। वो जो क्षण है ना सर, जब आपका रिजल्ट आएगा और आप अपने पेरेंट्स का चेहरा देखोगे, उनकी आंखों में जो खुशी, वो मोमेंट आप कभी भी कहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं फील कर पाती मैं। और मैंने तो दोनों चेहरे देखे हैं, जब मैं असफल हुआ तब भी देखे मैंने, तब भी उन्हीं है ना आंखों में सबसे ज्यादा सहारा था। कि हाँ 534 आई नहीं हुआ तो भी माँ बाप कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है तू पढ़, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। और जब हुआ तब भी मैंने, और मेरे वाले में तो एक बार मैंने गलत रिजल्ट देख लिया था, कोई 859 ऐसी रैंक देख ली थी, तो 1 घंटे तक हम घर में सारे जो है वो टेंशन में थे, तब भी घर वाले मेरे को कह रहे थे कोई बात नहीं, मतलब मैं दूसरी बार फेल हो रहा हूँ और जो है जितना माहौल बढ़ना था वो पूरा माहौल बढ़ के बिगड़ चुका है। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी वापस जो है वो ये रैंक दिख रही है, उसमें भी 1 घंटे, तो 1 घंटे बाद मुझे मेरा रिजल्ट पता चला। एक स्टूडेंट ने जाके रिजल्ट बताया, मेरा फोन मैंने बंद कर दिया, मैंने व्हाट्सएप में मतलब ग्रुप में मैसेज डाल दिया था उस समय 2018 वाली वैकेंसी में, वो नहीं हुआ, कोई भी मैसेज या कॉल नहीं करें। और जो मतलब राज्य होने वाले भी खूब लोग होते हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर, ठीक है भी कॉल नहीं होता, तो वो भी मैंने देखा कि उन माँ बाप की आंखों में उस समय भी सहारा था। तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन आपके माँ बाप, आपकी परिस्थितियां होनी चाहिए, आपको बाहरी मोटिवेशन की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सारे अच्छा लगा आज आपने जो चीजें बताई बच्चों को, और मैं थोड़ा वैसे भी ज्यादा तो आज तो मैं कम बोला,
मैम को तो थोड़ा पता है, आप वैसे कम बोलते हो। वैसे भी कम बोलते हो। और बहुत अच्छा लगा मैम, आपकी रिजल्ट के बारे में पता चला, और जब मैं से बताया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि भाई इतनी अच्छी। फिर बराड़ साहब से बात हुई, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी, बहुत अच्छे हैं, और लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जब भी कभी फ्री हो बूस्टर के ऊपर, जब भी आपका जयपुर कदे गेड़ी लगे तो थाना कभी भी टाइम मिले तो मेन साड़ा बच्चा ने प्रिय बच्चा थे थोड़ा थोड़ा बताता रहिया करो, और जब भी कोई स्टूडेंट आके थारो मिले तो भी थोड़ी बहुत जो है ना मोटिवेट करता रहिया करो। यही सर अब बात कर रहे थे अपने, हाँ, कि सिलेक्शन होने के बाद आदमी थोड़ा फेंकने ज्यादा लग जाता है, हाँ, क्योंकि उसकी बातें वेरीफाई हो चुकी हैं, वेरीफाई तो उसको तो। लेकिन हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमने जो एक जर्नी तय की, सफलताएं देखी, असफलताएं देखी, आधी अधूरी सफलताएं देखी, हाँ, उसमें हमारे जो एक्सपीरियंस थे वो आपके साथ साझा करें, हाँ, ताकि जो आप अगर कुछ गलत जा रहे हो तो आप उनसे सीख के वो चीजें आप गलत ना करो जो हमने गलतियां की हैं। हमारा मकसद सर के साथ बैठने का, आपसे मिलने का एक उद्देश्य था, एक बातें करने का यही उद्देश्य था कि हमारे वाली गलतियां थी वो आप ना करें। अगर हमने कुछ अच्छी चीजें की तो आप उसको मल्टीप्लाई करके अच्छा करें, और अच्छा हमें जिसमें 3 या 4 प्रयास लगे आपका पहले या दूसरे प्रयास में हो जाए। और एक जो असफल आदमी होता है ना उसको पता है कि गलती कहाँ हुई है, सफलता के बाद में हर चीज सही लगती है ना। पहली बार में जब रिजल्ट नहीं आया था तो मेंस का रिजल्ट आया था और हो गया था, तो मेरे को लगता था मैं बड़ा धुरंधर हूँ यार, अपन तो बड़े टैलेंटेड। फिर बाद में जब मेंस का रिजल्ट आया फिर पता चला कि अपन तो बहुत ही हालात खराब थे अपने। तो जो सफल आदमी है वो भी बता सकता है सारी चीजें, लेकिन जो आपने डाउन टू अर्थ होके इनको जो चीजें बताई, बेसिक चीजें जो इनको बताई, हमारे लर्नर्स को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप इसी तरीके से आते रहे, इनको बताते रहे, और आपके क्षेत्र के लोग आने वाले टाइम में जैसे भी सिलेक्ट हो तो वो बोले मैंने बराड़ साहब की वो बात सुनी थी, है ना। तो उस चीज की एक अलग फील आती है जब वो सिलेक्ट होके आपके पास आएगा ना कि सर मैंने आपकी वो कौर मैम की मैंने वो बात सुनी थी। और लड़कियों के लिए ना नौकरी बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। मेरे जो पापा हैं वो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनका हमेशा ये रहता है कि लड़का हमेशा माँ बाप के पास रहता है, तो उनके अगर लड़की को कभी भी दिक्कत होगी 24/7 पेरेंट्स उसके साथ खड़े हैं। लड़की का घर बदलता है तो लड़की को इतना आप सक्षम बनाओ कि लड़की को कभी कोई दिक्कत आए तो वो एक बार के लिए खुद को संभाल पाए, तो शिक्षा इसके लिए बहुत जरूरी है। तो लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एकदम से मेरी मम्मी टीचर है, तो मतलब इस चीज़ का आज के टाइम में नौकरी में होना जरूरी भी है और बहुत बढ़िया चीज़ है। वो पढ़े लिखे थे तो हम बहुत अच्छा पढ़ लिए, हाँ, पिताजी का रोल भी बराबर ही है। लेकिन भाई आज अगर मम्मी के हिसाब से देखें तो वो माताजी मेरे टीचर थे, तो वो एक संबल है हमारे लिए, और इकोनॉमिक भी जरूरी है, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने सामाजिक संबल भी दिया ही है भाई, और वो अपने आप में एम्पावर है ना। इस चीज में लड़कियों का पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि आपको अपने मायके जाके अपनी मम्मी से मिल के आना, तो अगर आप एम्पावर है तो सारी गाड़ी है जाके घूम के आएगा बच्चा मिले 2 बार है, पहले जोड़ो आपका मायके भी जानो तो 4 बार पूछना पड़ेगा। तो ये भी मतलब आप एम्पावरमेंट में माई लाइफ माई रूल्स वाला एम्पावरमेंट मत लाओ, अगर वुमेन एम्पावरमेंट वाला लाओ तो आप इनसे सीखो कि भाई एम्पावरमेंट अगर लाना है तो आप सिलेक्ट होके जो है वो केवल बातों वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब बहुत अच्छा रहा। इसी तरीके से आप बूस्टर एकेडमी से जुड़े रहे और नए साल पे बढ़िया रिजोल्यूशन लें। 3 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें एनरोल करके आप तैयारी करते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सबको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।